अस्सलामुअलैकुम। आज के इस सेशन में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स को बिल्कुल शुरू से, ज़ीरो से पूरी गहराई के साथ समझेंगे। कंप्यूटर का ये जो सफ़र है, एबेकस यानी उस सिंपल सी काउंटिंग मशीन से लेकर आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी को समझने के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस सफ़र के हर पड़ाव को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए, आज हम इस लेक्चर को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम उस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। एक बार जब ये क्लियर हो जाएगा, तब हम इसकी हिस्ट्री और अलग अलग जनरेशन्स को देखेंगे कि ये वक्त के साथ कैसे बेहतर होता गया। फिर हम कंप्यूटर के अंदर झांककर उसके सिस्टम कंपोनेंट्स यानी उसके पुर्जों को समझेंगे। इसके बाद हम अलग अलग किस्म के कंप्यूटर्स, उनकी क्लासिफिकेशन को उनके साइज और पावर के हिसाब से देखेंगे। और बिल्कुल आखिर में हम बात करेंगे कि हमारी आम जिंदगी में इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम सवाल से, जिस पर कंप्यूटर की पूरी दुनिया टिकी हुई है। आखिर ये कंप्यूटर है क्या? हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं, दिन रात इस पर काम करते हैं, लेकिन अगर आपसे इसकी एक सटीक, एक टेक्निकल डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या बता पाएंगे? यही वो बुनियाद है जिसे समझना सबसे ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब ही आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आसान बना देगा। देखिए, ये है कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। चलिए इसको आसान लफ्जों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहला लफ्ज है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी ये बिजली से चलती है, इसमें कोई मैकेनिकल इंजन नहीं लगा हुआ। दूसरा, ये डेटा एक्सेप्ट करती है। इस स्टेप को कहते हैं इनपुट। अब यहां डेटा क्या है? डेटा है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे कुछ नंबर्स हो गए 75, 82, 90। अभी इनका कोई मतलब नहीं है। फिर कंप्यूटर्स डेटा को मैनिपुलेट करता है, यानी प्रोसेस करता है, और इस प्रोसेस के बाद जो नतीजा निकलता है उसे हम कहते हैं आउटपुट या इंफॉर्मेशन। तो अब वो 75, 82, 90 सिर्फ नंबर्स नहीं रहे, अब वो स्टूडेंट का परसेंटेज बन गया है, एक मीनिंगफुल चीज। और आखिरी चीज, ये डिवाइस उस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर यानी महफूज भी कर सकती है। तो ये जो चार काम है ना, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, यही मिलकर बनाते हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। इसको ऐसे समझिए, पहला स्टेप इनपुट, आपने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया या माउस से क्लिक किया, ये आपने रॉ डेटा सिस्टम को दिया। दूसरा स्टेप प्रोसेस, अब असली काम शुरू होता है। कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस डेटा पर काम करता है। तीसरा स्टेप आउटपुट, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आया वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन की शक्ल में आपको मॉनिटर पर दिख जाता है या प्रिंटर से निकल जाता है। और चौथा स्टेप स्टोरेज, अगर आपको वो रिजल्ट पसंद आया तो आप उसे हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं ताकि बाद में भी इस्तेमाल कर सकें। ये साइकिल चलता रहता है। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, लेकिन सोचिए, क्या यह हमेशा से इतना छोटा और इतना ताकतवर था? बिल्कुल भी नहीं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसने एक लंबा सफर तय किया है। किसी भी चीज को ठीक से समझने के लिए उसके माजी, उसके एवोल्यूशन को जानना लाजमी है। कंप्यूटर के इस सफर को हम 5 जनरेशन्स में बांटते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का दिल होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। इनकी वजह से कंप्यूटर एक पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, बहुत ज़्यादा बिजली खाते थे और गर्मी पैदा करते थे। फिर आया सेकेंड जनरेशन का दौर और इन वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली ट्रांजिस्टर्स ने। ये एक इनकलाब था। ट्रांजिस्टर्स की वजह से कंप्यूटर्स पहली बार छोटे, तेज़ और सस्ते हुए। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आए इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज। इसमें हज़ारों ट्रांजिस्टर्स को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर फिट कर दिया गया, जिससे कंप्यूटर और भी छोटे और पावरफुल हो गए। फोर्थ जनरेशन, जिसमें हम आज जी रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स की वजह से है। इसमें VLSI टेक्नोलॉजी के जरिए लाखों कंपोनेंट्स एक ही चिप पर आ गए। हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स इसी की देन है। और अब हम फिफ्थ जनरेशन में कदम रख चुके हैं, जिसका फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर। तो हिस्ट्री तो हमने देख ली, अब वक्त है इस मशीन के अंदर झांकने का, इसका पोस्टमार्टम करने का। आइए इसके अलग अलग हिस्सों, इसकी एनाटॉमी को गहराई से समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के दो बुनियादी हिस्से होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इंसानी जिस्म और रूह की मिसाल। हार्डवेयर कंप्यूटर का जिस्म है, वो सारे फिजिकल पार्ट्स जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। लेकिन इस बेजान जिस्म को चलाने के लिए एक रूह की ज़रूरत होती है। वो रूह है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर असल में इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। आप इसे छू नहीं सकते, जैसे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या MS वर्ड। एक के बगैर दूसरा बिल्कुल बेकार है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर सिर्फ एक डिब्बा है।
अब अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो उसमें एक हिस्सा है जो सबसे ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। वो है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में होने वाला हर छोटा बड़ा काम, हर कैलकुलेशन, हर फैसला, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब अकल के अंदर भी 3 खास डिपार्टमेंट्स हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट या सीयू। इसका काम एक ट्रैफिक पुलिस वाले जैसा है। ये कंप्यूटर के अंदर डेटा के फ्लो को मैनेज करता है। कहाँ से डेटा आएगा, किस हिस्से में जाएगा, कौन सा काम पहले होगा, ये सब सीयू ही देखता है। दूसरा हिस्सा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू। ये है कंप्यूटर का असली कैलकुलेटर और लॉजिशियन। तमाम मैथमेटिकल हिसाब किताब जैसे जमा, घटा, ज़र्ब और सारे लॉजिकल काम जैसे दो चीज़ों को कंपेयर करना, ये सब एएलयू ही करता है। और तीसरा हिस्सा है मेमोरी रजिस्टर्स। ये सीपीयू के अंदर ही मौजूद बहुत ही हाई स्पीड छोटी सी टेम्पररी मेमोरी होती है। जब सीपीयू किसी डेटा पर काम कर रहा होता है तो उस डेटा को फौरन इस्तेमाल के लिए इन्हीं रजिस्टर्स में रखता है ताकि काम तेजी से हो। अच्छा, जैसे हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर की भी 2 मेन किस्में हैं। पहली है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये वो बुनियादी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को जिंदा करता है और उसे चलाता है। ये एक प्लेटफॉर्म, एक फाउंडेशन तैयार करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़। इसके ऊपर आती है दूसरी किस्म, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो हम और आप अपने खास कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंटरनेट चलाने के लिए क्रोम, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एमएस वर्ड या फिर कोई गेम। याद रखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही चलता है। चलिए, अब जब हमने कंप्यूटर के अंदर के हिस्सों को समझ लिया है, तो अब हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर्स को उनके साइज, उनकी ताकत और उनके इस्तेमाल के हिसाब से कितनी कैटेगरीज में बांटा जाता है। इस टेबल से आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। सबसे टॉप पर आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटिंग की दुनिया के बादशाह हैं। साइज में सबसे बड़े, स्पीड में सबसे तेज। इनका काम होता है बहुत कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जैसे मौसम की पेशगोई या न्यूक्लियर रिसर्च। उनके नीचे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये भी बहुत बड़े और पावरफुल होते हैं, लेकिन इनका खास काम होता है एक साथ सैकड़ों हजारों यूजर्स को हैंडल करना, जैसे बैंक्स या एयरलाइंस के सेंट्रल सिस्टम्स में। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। ये इन दोनों से छोटे होते हैं और अक्सर छोटे बिजनेसेस में सर्वर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और आखिर में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। ये हैं हमारे और आपके पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, जो एक वक्त में एक ही इंसान के इस्तेमाल के लिए बने हैं। हमने इतनी सारी टेक्निकल बातें कर ली, लेकिन आखिर इन सब का मतलब क्या है? इस टेक्नोलॉजी का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, हमारे समाज पर क्या असर पड़ा है? चलिए इस आखिरी सेक्शन में इसके इम्पैक्ट को देखते हैं। आज आप अपने आसपास देखिए, शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां कंप्यूटर ना हो। तालीम में इसने ई-लर्निंग और ऑनलाइन रिसर्च से सीखने का तरीका बदल दिया है। बैंकिंग तो पूरी तरह इस पर निर्भर है, एटीएम से लेकर ऑनलाइन ट्रांसफर्स तक। हेल्थ केयर में पेशेंट रिकॉर्ड से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों की तशखीस यानी डायग्नोस्टिक्स तक सब कंप्यूटर से हो रहा है। हमारा एंटरटेनमेंट, चाहे वो गेम्स हों, मूवीज़ हों या म्यूजिक, सब कंप्यूटर ड्रिवन है। बिजनेस और ई-कॉमर्स का तो तस्वुर ही इसके बिना नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि सरकार भी अब ई-गवर्नेंस के जरिए हम तक अपनी सर्विसेज पहुंचा रही है। तो आज हम कंप्यूटर साइंस के सबसे बुनियादी, सबसे अहम तस्वर को समझेंगे, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आप कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हों, खासतौर पर जेके, एसएसबी या यूपीएससी, तो ये समझ लीजिए कि ये वो नींव है जिस पर कंप्यूटर की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये वो लॉजिक है जो बताता है कि एक मशीन, एक कंप्यूटर आखिर सोचती कैसे है और काम कैसे करती है। इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 जरूरी हिस्सों को एक एक करके बिल्कुल लॉजिकल तरतीब में समझेंगे। हम शुरू करेंगे आर्किटेक्चर के मास्टर प्लान से, उसके बाद कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू की गहराई में उतरेंगे। फिर हम मेमोरी, डेटा के रास्ते यानी बसेस, काम करने का बुनियादी तरीका यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल, और आखिर में कंप्यूटर हमारी दुनिया से कैसे जुड़ता है यानी इनपुट और आउटपुट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज करते हैं पहले सेक्शन से। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये वो हाई लेवल ब्लूप्रिंट है, वो मास्टर प्लान जो तय करता है कि कंप्यूटर असल में काम कैसे करेगा। देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर असल में रूल्स और मेथड्स का एक सेट है। इसका ताल्लुक कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जैसे कीबोर्ड या मॉनिटर से नहीं है, बल्कि ये उसके अंदरूनी लॉजिकल स्ट्रक्चर और काम करने के उसूलों के बारे में है। ये इस बात का जवाब है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में इंटरैक्ट कैसे करेंगे। यही आर्किटेक्चर तय करता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर पर चल पाएगा या नहीं। इसीलिए इसे सिस्टम डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है।
आज के दौर के लगभग सभी डिजिटल कंप्यूटर्स एक बुनियादी मॉडल पर काम करते हैं जिसे कहते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इसका सबसे इनकलाबी तस्वुर था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। सोचिए, इससे पहले कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस हार्ड वायर्ड होते थे, लेकिन वॉन न्यूमन ने कहा कि कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस यानी प्रोग्राम और डेटा दोनों एक ही सिंगल शेयर्ड मेमोरी में स्टोर किए जा सकते हैं। बस इस एक आइडिया ने कंप्यूटर्स को वर्सेटाइल और रीप्रोग्रामेबल बना दिया और मॉडर्न कंप्यूटिंग की बुनियाद रखी। अब हम आते हैं उस कंपोनेंट पर जिसे कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों कहा जा सकता है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। सारी प्रोसेसिंग्स, सारे फैसले और सारे इंस्ट्रक्शंस यहीं एग्जीक्यूट होते हैं। ये कंप्यूटर का कोर इंजन है, इसके बिना कंप्यूटर बस एक डिब्बा है। सीपीयू के अंदर सबसे अहम हिस्सा है कंट्रोल यूनिट या सीयू। इसका काम एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर या ट्रैफिक पुलिस जैसा है। ये खुद कोई कैलकुलेशन नहीं करता, लेकिन ये कंप्यूटर के बाकी सभी हिस्सों को जैसे मेमोरी, एएलयू, आईओ डिवाइसेस को कंट्रोल सिग्नल्स भेजकर बताता है कि कब, क्या और कैसे करना है। ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लाता है, उन्हें डिकोड करता है और पूरे सिस्टम के ऑपरेशंस को एक साथ एक सुर में चलाता है। सीपीयू का दूसरा अहम हिस्सा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू। सीपीयू का सारा असल काम, सारी नंबर क्रंचिंग यहीं होती है। इसके दो हिस्से हैं, एक है अरिथमेटिक यूनिट जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशंस करती है, और दूसरा है लॉजिक यूनिट जो एंड, ओआर, नॉट जैसे लॉजिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजंस करती है। जैसे क्या ए बी से बड़ा है, यही एएलयू कंप्यूटर को डिसीजंस लेने की ताकत देता है। अब बात करते हैं रजिस्टर्स की। इन्हें आप सीपीयू का पर्सनल स्क्रैच पैड समझ सकते हैं। ये सीपीयू के बिल्कुल अंदर मौजूद छोटी लेकिन इंतहाई हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी लोकेशंस हैं। जब सीपीयू किसी डेटा पर काम कर रहा होता है तो वो इसे रैम से लाकर पहले इन रजिस्टर्स में रखता है। क्योंकि ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं, इन तक डेटा पहुंचना सबसे तेज होता है। ये कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी है जो प्रोसेसिंग को जरूरी रफ्तार देती है। तो अब इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। कंट्रोल यूनिट एक डायरेक्टर की तरह है जो सब कुछ मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ये बताता है कि क्या करना है। जबकि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक परफॉर्मर की तरह है जो उस इंस्ट्रक्शन को अंजाम देता है, डेटा पर असल काम करता है। यही वो हिस्सा है जो कैसे करना है का जवाब देता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सीपीयू के बाद सबसे जरूरी चीज है मेमोरी। ये कंप्यूटर का वर्कस्पेस और लाइब्रेरी दोनों है। आखिर सीपीयू को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस और डेटा कहीं से तो लाना होगा और काम के बाद रिजल्ट्स को कहीं स्टोर भी करना होगा। वो जगह मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी को एक हायरार्की या पिरामिड की शक्ल में समझा जाता है। ये एक इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ का नतीजा है। देखिए, आप ऐसी मेमोरी नहीं बना सकते जो एक साथ बहुत फास्ट भी हो, बहुत बड़ी भी हो और सस्ती भी हो। इसलिए पिरामिड में सबसे ऊपर सीपीयू के सबसे करीब रजिस्टर्स और कैश मेमोरी होती है जो बहुत फास्ट है, बहुत महंगी है, लेकिन साइज में छोटी। बीच में आती है रैम जिसका स्पीड, कॉस्ट और कैपेसिटी का एक अच्छा बैलेंस होता है। और सबसे नीचे आती है सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क जो बहुत सस्ती और बड़ी होती है लेकिन सबसे स्लो। अब देखते हैं दो अहम मेमोरी टाइप्स का फर्क, रैम और रोम। सबसे बड़ा फर्क है वॉलेटिलिटी। रैम वॉलेटाइल है, यानी पावर ऑफ होने पर इसका सारा डेटा मिट जाता है, इसलिए यह कंप्यूटर का टेम्पररी वर्कस्पेस है। जबकि रोम नॉन वॉलेटाइल है, इसका डेटा हमेशा रहता है चाहे पावर हो या ना हो, इसलिए इसमें परमानेंट फर्मवेयर जैसे बायोस स्टोर होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। हमने सीपीयू और मेमोरी के बारे में तो जान लिया, लेकिन एक सवाल है, ये आपस में और दूसरे कंपोनेंट से बात कैसे करते हैं? यहां रोल आता है बसेस का। ये वो डेटा हाईवेज हैं जो कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ती हैं। सिस्टम बस को आप मदरबोर्ड का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। यह असल में मदरबोर्ड पर बनी हुई पैरेलल कॉपर लाइंस का एक सेट होता है। इन्हीं लाइंस के जरिए डेटा, मेमोरी एड्रेसेस और कंट्रोल सिग्नल्स कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच सफर करते हैं। बस की विड्थ जैसे कि 64 बिट बस ये बताती है कि एक वक्त में कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालता है। ये सिस्टम बस आगे 3 हिस्सों में बंटी हुई है। पहली, एड्रेस बस। जब सीपीयू को मेमोरी से कुछ चाहिए तो वो उस मेमोरी लोकेशन का पता इस बस पर भेजता है। यह हमेशा सीपीयू से बाहर की तरफ जाती है, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल है। दूसरी, डेटा बस। इस पर असल डेटा ट्रैवल करता है, मेमोरी से सीपीयू तक और सीपीयू से वापस मेमोरी तक, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल है। और तीसरी, कंट्रोल बस।
ये कंट्रोल कमांड्स जैसे रीड या राइट और टाइमिंग सिग्नल्स भेजती है ताकि सब कुछ कोऑर्डिनेट हो सके। अब जब सारे कंपोनेंट्स जुड़ गए हैं तो देखते हैं कि सीपीयू असल में कोई कमांड एग्जीक्यूट कैसे करता है। इस पूरे प्रोसेस को, इस बुनियादी रिदम को कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। यही कंप्यूटर के काम करने का कोर ऑपरेशन है। ये साइकिल 4 बुनियादी कदमों में पूरा होता है। पहला, फेच, कंट्रोल यूनिट मेमोरी से अगला इंस्ट्रक्शन उठाता है। दूसरा, डीकोड, कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को समझता है कि करना क्या है। तीसरा, एग्जीक्यूट, अगर कोई कैलकुलेशन है तो इंस्ट्रक्शन और डेटा एएलयू को भेजा जाता है। और चौथा, स्टोर, जो नतीजा या रिजल्ट आया उसे वापस मेमोरी या रजिस्टर में स्टोर कर दिया जाता है। ये साइकिल हर सेकंड में अरबों बार रिपीट होता है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये याद रखना जरूरी है, इस पूरे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर प्रोसेस का एक और नाम है मशीन साइकिल। ये कंप्यूटर की सबसे बुनियादी ऑपरेशनल यूनिट है। जब हम कहते हैं कि एक प्रोसेसर 3 गीगाहर्ट्ज का है, इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 3 बिलियन ऐसी मशीन साइकिल्स पूरी कर सकता है। इससे आपको इसकी रफ्तार का अंदाजा हो जाएगा। हमने कंप्यूटर के अंदर का सफर तो पूरा कर लिया, लेकिन एक कंप्यूटर हमारे लिए तभी फायदेमंद है जब वो हमसे, यानी बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट कर सके। इसके लिए जरूरी है इनपुट और आउटपुट, यानी आईओ डिवाइसेस। आईओ का रोल बिल्कुल साफ है। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर को हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर और प्रिंटर प्रोसेस डेटा को हमारे समझने लायक फॉर्मेट में वापस हम तक पहुंचाते हैं। और आईओ पोर्ट्स वो फिजिकल कनेक्शन पॉइंट्स हैं जहां ये सभी डिवाइसेस कंप्यूटर से जुड़ते हैं, जिनके जरिए ये सारा कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है। तो हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के उन बुनियादी उसूलों को समझा जिन्होंने पिछले 75 साल से टेक्नोलॉजी को रफ्तार दी है। लेकिन आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ रही है, जहां डेटा और प्रोसेसिंग की ज़रूरतें बेइंतहा हैं, क्या ये फंडामेंटल वॉन नॉयमन आर्किटेक्चर आने वाले कल की ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा या इसे इवॉल्व होने की ज़रूरत है? इस पर ज़रूर। आप जब भी कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आप टाइप करते हैं, क्लिक करते हैं, स्क्रीन पर टच करते हैं। कभी सोचा है ये सब आखिर मुमकिन कैसे होता है? आपके फिजिकल एक्शंस, आपके कमांड्स उस मशीन के अंदर जाते कैसे हैं और फिर वो मशीन आपको रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाती कैसे है? तो आज हम इन्हीं बुनियादी सवालों का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे उन ज़रूरी ब्रिजेस को, उन पुलों को जो एक इंसान और एक मशीन के बीच कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाते हैं। और ये ब्रिजेस हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए देखते हैं कि आज हम सफ़र कैसे तय करेंगे। हम शुरुआत करेंगे पेरिफेरल्स के कॉन्सेप्ट से कि आखिर ये होते क्या हैं। फिर हम गहराई में जाएंगे इनपुट डिवाइसेस की दुनिया में, कीबोर्ड से लेकर पॉइंटिंग डिवाइसेस तक। उसके बाद हम उन डिवाइसेस को समझेंगे जो सीधा सोर्स से डेटा कैप्चर करते हैं, जैसे स्कैनिंग और रीडिंग डिवाइसेस। फिर हम बात का रुख मोड़ेंगे और देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस को, यानी कंप्यूटर हम तक अपने रिजल्ट्स कैसे पहुंचाता है। और आखिर में हम अलग अलग तरह के डिस्प्लेज और प्रिंटर्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो है पेरिफेरल्स। आप कंप्यूटर के सीपीयू को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, उसका दिमाग समझ सकते हैं, जो बेहद पावरफुल है लेकिन एक बॉक्स के अंदर बंद है। तो पेरिफेरल्स क्या हैं? पेरिफेरल्स उस दिमाग के लिए आंख, कान, हाथ और आवाज़ हैं जो उसे बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। ये खुद दिमाग का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनके बिना वो दिमाग, वो सीपीयू बिल्कुल बेकार है। तो टेक्निकली एक पेरिफेरल डिवाइस है क्या? देखिए, ये कोई भी ऑक्सिलरी यानी सहायक डिवाइस है जो कंप्यूटर से जुड़कर या तो उससे इन्फॉर्मेशन अंदर देता है, जिसे हम कहते हैं इनपुट, या उससे इन्फॉर्मेशन बाहर लेता है, जिसे हम कहते हैं आउटपुट। सही मायनों में ये कंप्यूटर के सेंसेस हैं, उसकी हिस्से हैं जैसे आंख और कान, और उसकी आवाज़ हैं जिससे वो हमसे कम्युनिकेट करता है। चलिए अब इस कम्युनिकेशन की पहली कड़ी पर फोकस करते हैं, यानी इनपुट डिवाइसेस। ये वो सारे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस, यानी हिदायत देने के लिए करते हैं। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पता है क्या है? हमारे इंसानी इरादों को, हमारे कमांड्स को उस डिजिटल भाषा में ट्रांसलेट करना जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर समझ सकता है। यहाँ एक इनपुट डिवाइस का असल जादू है कि ये एक ट्रांसलेटर है। ये हमारी फिजिकल दुनिया से एक एक्शन लेता है, जैसे एक की का दबना या माउस का क्लिक, और उसे उस एक ही भाषा में बदल देता है जिसे सीपीयू समझता है, यानी वंस और जीरोस की स्ट्रीम, जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। ये फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच का असली पुल है। और इनपुट डिवाइसेस का जो बादशाह है वो है कीबोर्ड। ये सिर्फ ABCD से कहीं ज़्यादा है। देखिए, इसमें आपके पास टाइपिंग के लिए अल्फान्यूमेरिक कीज़ हैं,
ऊपर F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर में खास कमांड्स के लिए होती हैं। कंट्रोल ऑल्ट जैसे कंट्रोल कीज़ हैं जो शॉर्टकट्स के लिए दूसरी कीज़ के साथ मिलकर काम करती हैं। स्क्रीन पर कर्सर को इधर उधर करने के लिए नेविगेशन कीज़ हैं और तेज़ी से नंबर्स डालने के लिए एक अलग से न्यूमेरिक कीपैड भी होता है। अच्छा, कीबोर्ड टाइपिंग के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्क्रीन पर बनी एक विजुअल दुनिया से इंटरैक्ट करने के लिए क्या? आप क्लिक दैट आइकॉन ये टाइप तो नहीं कर सकते ना? बस यहीं पर हमारी अगली कैटेगरी आती है, पॉइंटिंग एंड डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस, जो हमें स्क्रीन पर सीधा और बहुत इंट्यूटिव कंट्रोल देते हैं। तो एक पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी ऐसा हार्डवेयर है जो आपको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI पर उस तीर को, उस कर्सर या पॉइंटर को कंट्रोल करने देता है। इसी की वजह से हम पॉइंट, क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप जैसे काम कर पाते हैं, जिससे आज की कंप्यूटिंग इतनी विजुअल और इंटरैक्टिव बन गई है। इसके बिना सोचिए, हम आज भी हर एक कमांड टाइप कर रहे होते। और सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। इसका एवोल्यूशन देखना बेहद दिलचस्प है। जो पुराने मैकेनिकल माउस आते थे, उनमें एक रबर की बॉल और रोलर्स होते थे। उसकी दिक्कत ये थी कि बॉल गंदी हो जाती थी, प्रिसिजन कम थी और उससे हमेशा एक माउस पैड की ज़रूरत पड़ती थी। फिर इनोवेशन हुई और ऑप्टिकल माउस आया जो LED लाइट और एक सेंसर से ट्रैकिंग करता था। और आज सबसे बेहतरीन लेज़र माउस है जो सबसे हाई प्रिसिजन देता है और कांच जैसी ग्लॉसी सर्फेसेस पर भी काम कर लेता है। लेकिन माउस ही एक मात्र ऑप्शन नहीं है। देखिए, ट्रैकबॉल इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल उल्टा कर देता है। यहाँ आप एक जगह रखे हुए बॉल को घुमाकर कर्सर कंट्रोल करते हैं। जहाँ डेस्क पर जगह कम हो, वहाँ के लिए ये बेहतरीन है। जॉयस्टिक आपको इंट्यूटिव एनालॉग कंट्रोल देता है, इसलिए ये फ्लाइट सिमुलेटर्स और गेमिंग के लिए ज़रूरी है। लाइट पेन स्क्रीन पर ड्रॉ करने का एक शुरुआती तरीका था। और ऑफ कोर्स टच स्क्रीन, इसने तो इंटरैक्शन में क्रांति ला दी है, जिससे इनपुट सबसे ज़्यादा डायरेक्ट हो गया है। अच्छा, अब सोचिए, अगर आपको वो डेटा इनपुट करना है जो पहले से ही फिजिकल फॉर्म में मौजूद है, जैसे एक कागज़ पर लिखा डॉक्यूमेंट या एक प्रोडक्ट पर बना बारकोड, उसको हाथ से टाइप करना तो बहुत वक्त ज़ाया करेगा, बहुत इनएफिशिएंट होगा। बस यही काम है स्कैनिंग और रीडिंग डिवाइसेस का। ये डेटा को सीधा उसके सोर्स से ही कैप्चर कर लेते हैं। इनमें से सबसे आम है स्कैनर। इससे आप एक ऐसी डिवाइस समझिए जो हकीकत को, रियलिटी को डिजिटाइज करती है। ये एक डॉक्यूमेंट, फोटो या किसी 3D ऑब्जेक्ट का एक हाई रेजोल्यूशन स्नैपशॉट लेती है और उस फिजिकल चीज़ को एक डिजिटल फाइल में तब्दील कर देती है, जिसे आप कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जनरल पर्पस स्कैनर तो सिर्फ शुरुआत है। इसके अलावा एक पूरी दुनिया है स्पेशलाइज्ड रीडर्स की, जो बेहद खास कामों के लिए बनाए गए हैं। अब हम इनमें से 4 सबसे इंपॉर्टेंट को डिकोड करने जा रहे हैं: OMR, OCR, MICR और वो बारकोड रीडर जो आप हर रोज देखते हैं। इनके बीच का फर्क समझना एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन सिर्फ निशान की मौजूदगी को सेंस करता है, जैसे आप एग्जाम शीट में बबल्स भरते हैं ना, बस वही। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन इससे ज्यादा एडवांस्ड है। ये असल छपे हुए कैरेक्टर्स को पहचानता है, जिससे किताबों को डिजिटाइज किया जाता है। और आखिर में MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये खास मैग्नेटिक इंक से छपे कैरेक्टर्स को पढ़ता है। इसकी सिक्योरिटी और स्पीड की वजह से इसका इस्तेमाल बैंक चेक्स की प्रोसेसिंग जैसे क्रिटिकल कामों में होता है। ठीक है, हमने कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, इनपुट दे दिया। अब सवाल यह है कि वो हमसे वापस बात कैसे करेगा? इतनी सारी प्रोसेसिंग के बाद उसके रिजल्ट्स को देखने या सुनने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। ये ह्यूमन कंप्यूटर कॉन्वर्सेशन का दूसरा और उतना ही अहम हिस्सा है। तो एक आउटपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस का बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये कंप्यूटर के मशीन रीडेबल डेटा को, यानी उन्हीं वंस और जीरोस को लेता है और उसे एक ऐसे फॉर्म में बदलता है जिसे हम इंसान समझ सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर टेक्स्ट, इमेजेस, प्रिंट किए हुए पेजेस या फिर आवाज। जब हम आउटपुट की बात करते हैं ना, तो 2 कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। एक है सॉफ्ट कॉपी और दूसरा है हार्ड कॉपी। एक सॉफ्ट कॉपी वो सब कुछ है जो डिजिटल और टेम्पररी है। आपके स्क्रीन पर दिखने वाला टेक्स्ट, आपके स्पीकर से आने वाला संगीत, इससे आप आसानी से बदल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हार्ड कॉपी फिजिकल और परमानेंट है। एक प्रिंट किया हुआ डॉक्यूमेंट, एक फोटो, तो एक तरफ पिक्सल्स और साउंड वेव्स हैं, तो दूसरी तरफ स्याही और कागज। अब हम आउटपुट के 2 सबसे आम फॉर्म्स पर आते हैं। पहला विजुअल डिस्प्लेस, जो हमें हमारी सॉफ्ट कॉपी देते हैं, जैसे कि मॉनिटर्स, और दूसरा प्रिंटर्स, जो हमारी हार्ड कॉपी तैयार करते हैं। मॉनिटर टेक्नोलॉजी में हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। जो पुराने CRT या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स होते थे, वो बहुत भारी और बड़े होते थे और बिजली भी ज्यादा खर्च करते थे। फिर उनकी जगह ली LCDs ने, जो लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं और पतले और ज्यादा एफिशिएंट होते हैं।
और जो आज का स्टैंडर्ड है यानी एलईडी, वो दरअसल एक बेहतर किस्म का एलसीडी ही है जो बैकलाइटिंग के लिए लाइट एमिटिंग डायोड्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वो और भी पतले और पावर एफिशिएंट हो जाते हैं। अब जब प्रिंटर्स की बात आती है तो उनके काम करने के तरीके के आधार पर उन्हें दो मुख्य कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहले हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जैसे पुराने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। ये इमेज बनाने के लिए एक इंक रिबन को कागज पर फिजिकली स्ट्राइक यानी टकराते हैं। और दूसरे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जैसे हमारे आज के इंकजेट और लेजर प्रिंटर्स, जो बिना किसी फिजिकल टक्कर के कैरेक्टर्स बनाते हैं। और इन दोनों टाइप्स में जमीन आसमान का फर्क है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स बहुत धीरे चलते हैं, बेहद शोर करते हैं और उनकी प्रिंट क्वालिटी भी लो होती है। हालांकि उनके इंक रिबन्स सस्ते आते हैं। इसके बिल्कुल उलट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स तेज होते हैं, शांत होते हैं और खूबसूरत हाई क्वालिटी आउटपुट देते हैं, लेकिन उनके इंक या टोनर कार्ट्रिजेस आमतौर पर महंगे होते हैं। और एक खास हार्ड कॉपी डिवाइस को हमें नहीं भूलना चाहिए, वो है प्लॉटर। एक प्रिंटर जहां डॉट्स से इमेज बनाता है, उसके बरैक्स एक प्लॉटर पेन्स का इस्तेमाल करके लगातार लाइंस ड्रॉ करता है। यही चीज़ इसे वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए आइडियल बनाती है, और इसी वजह से इसका इस्तेमाल आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स हाई क्वालिटी ब्लूप्रिंट्स, मैप्स और टेक्निकल ड्राइंग्स के लिए करते हैं। ये कोड सारी बात को कितनी खूबसूरती से बयान करता है कि कंप्यूटर का प्रोसेसर एक बहुत शक्तिशाली इंजन है, हमारे दिमाग के लिए एक साइकिल की तरह, लेकिन बिना इनपुट डिवाइसेस के दो साइकिल को मोड़ने के लिए हैंडलबार्स की तरह हैं, और बिना आउटपुट डिवाइसेस के जिससे हमें दिखे कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो शक्ति बिल्कुल बेकार है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ही वो इंटरफेस हैं जो हमें इस साइकिल को सही मायने में चलाने देते हैं। एक इंसान के दिमाग को सोचिए, जैसे उसकी याददाश्त के बिना सोचना समझना कुछ भी करना नामुमकिन है, बिल्कुल उसी तरह एक कंप्यूटर की सारी परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड, उसकी काबिलियत, उसकी मेमोरी पर ही डिपेंड करती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कंप्यूटर के इसी डिजिटल दिमाग यानी कंप्यूटर मेमोरी को बहुत गहराई से समझेंगे। तो आज हमारा सफर कैसा रहेगा, उसका रोड मैप ये है। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम समझेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी आखिर है क्या। फिर सेक्शन 2 में हम मेमोरी हायरार्की को देखेंगे। इसके बाद सेक्शन 3 में प्राइमरी मेमोरी यानी रैम और रोम की बात होगी। सेक्शन 4 में हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को कवर करेंगे। सेक्शन 5 में कैशे और दूसरी स्पेशल मेमोरी को, और आखिर में सेक्शन 6 में हम मेमोरी को नापने के अलग अलग यूनिट्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? ये कंप्यूटर सिस्टम का वो हिस्सा है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस का कोर है, इसकी बुनियाद है। आइए इसको ठीक से डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर आसान लफ्ज़ों में कहूं तो कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम के अंदर एक इंटरनल स्टोरेज जगह है। इसका काम क्या है? इसका मकसद है डेटा, प्रोग्राम्स और जो भी प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट्स आते हैं उनको स्टोर करना। आप इसको ऐसे समझिए, जब भी आप कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, कोई गेम खेलते हैं या कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं, वो सारी चीज़ें फ़ौरन काम करने के लिए पहले मेमोरी में लाई जाती हैं। इसके बिना CPU यानी कंप्यूटर का ब्रेन बिल्कुल बेकार है, इसलिए इसकी तुलना अक्सर इंसानी दिमाग से की जाती है। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरी होती है वो सब एक जैसी नहीं होती। यहाँ पर अलग अलग तरह की मेमोरी यूज़ होती है और उन्हें खास सिस्टम में अरेंज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं द मेमोरी हायरार्की। और ये हायरार्की क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये स्पीड, कॉस्ट और कैपेसिटी के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाती है। ये कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा उसूल है, इसका गोल्डन रूल। यहां हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है, एक समझौता। लॉजिक बहुत सिंपल है, जो मेमोरी जितनी ज्यादा तेज होगी उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा, यानी वो उतनी ही महंगी होगी और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। और इसका ठीक उल्टा, जिस मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी वो उतनी ही सस्ती होगी, लेकिन उसकी स्पीड भी उतनी कम होगी। कंप्यूटर को डिजाइन करने वालों को हमेशा इन तीन चीजों स्पीड, कॉस्ट और कैपेसिटी के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढना पड़ता है। और इसी ट्रेड ऑफ की वजह से ये हायरार्की बनती है। आप इसे एक पिरामिड की तरह इमेजिन कर सकते हैं। इस पिरामिड में सबसे ऊपर लेवल 1 पर हैं रजिस्टर्स। ये सीपीयू के बिल्कुल अंदर होते हैं और सबसे तेज हैं। उनके ठीक नीचे आती है लेवल 2 की कैश मेमोरी। फिर आती है लेवल 3 पर प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम, और सबसे नीचे बेस पर है लेवल 4 की सेकेंडरी मेमोरी जैसे आपकी हार्ड डिस्क या SSD, जो सबसे बड़ी और सबसे स्लो है। जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है वो हमेशा इस पिरामिड में ऊपर से नीचे की तरफ ढूंढना शुरू करता है। चलिए अब इस हायरार्की के एक बहुत अहम लेवल यानी प्राइमरी मेमोरी पर आते हैं। इसे कंप्यूटर का वर्किंग स्पेस या काम करने की जगह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां कंप्यूटर अपने करंट,
अभी चल रहे टास्क्स पर काम करता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि सीपीयू इस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, बीच में कोई नहीं आता। जब आप कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसके सारे ज़रूरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस आपकी सेकेंडरी मेमोरी से उठकर इस प्राइमरी मेमोरी में आ जाते हैं। इससे सीपीयू उन पर तेज़ी से काम कर पाता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो मेन टाइप्स होते हैं, रैम और रोम। इनके बीच का फर्क समझना बेहद ज़रूरी है। पहले बात करते हैं रैम की, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब पावर गई तो डेटा गया। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हैं, रैम में जो कुछ भी था वो सब साफ हो जाता है। इस पर डेटा रीड भी हो सकता है और राइट भी। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी एप्लीकेशंस, सब कुछ चलते वक्त रैम में ही रहता है। अब आते हैं रोम पर, यानी रीड ओनली मेमोरी। ये रैम के बिल्कुल उलट नॉन वॉलेटाइल है। मतलब पावर ऑन हो या ऑफ, इसका डेटा कहीं नहीं जाता। जैसा कि नाम से ही साफ है, इससे डेटा सिर्फ पढ़ा यानी रीड किया जा सकता है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस डाले जाते हैं, जिन्हें हम फर्मवेयर या बायोस कहते हैं। अब देखिए, रैम के भी आगे दो अहम टाइप्स हैं, SRAM और DRAM। SRAM का मतलब है स्टैटिक रैम। ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत महंगी होती है और इसकी डेंसिटी भी कम होती है। इन्हीं खासियतों की वजह से इसका इस्तेमाल कैश मेमोरी बनाने में किया जाता है, जिस पर हम आगे आएंगे। दूसरी तरफ है DRAM, यानी डायनामिक रैम। ये SRAM के मुकाबले धीमी, सस्ती और हायर डेंसिटी वाली होती है। इसे लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, वरना ये डेटा भूल जाती है। इसकी कम कीमत और हाई कैपेसिटी की वजह से जो आपके कंप्यूटर में 8 GB या 16 GB रैम होती है, वो असल में DRAM ही होती है। वक्त के साथ रोम में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। सबसे पहले आई प्रॉम, यानी प्रोग्रामेबल रोम। इसे यूज़र एक खास डिवाइस से सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकता था। गलती हो गई तो चिप बेकार। फिर बेहतरी आई ई प्रॉम के रूप में, यानी इरेजेबल प्रॉम। इससे अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे रखकर इसका डेटा मिटाया जा सकता था और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता था। और आखिर में IEE प्रॉम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम, जो आजकल इस्तेमाल होती है। इसको बिजली के सिग्नल से ही मिटाया और रीप्रोग्राम किया जा सकता है, वो भी कंप्यूटर से बाहर निकाले बिना। आप जो अपने मदरबोर्ड का बायोस अपडेट करते हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन है। चलिए, अब हम मेमोरी हायरार्की में एक लेवल और नीचे उतरते हैं और बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। अगर प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का शॉर्ट टर्म ब्रेन है, तो सेकेंडरी स्टोरेज उसकी लॉन्ग टर्म याददाश्त है, उसकी परमानेंट मेमोरी है। आपकी सारी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, मूवीज, सॉफ्टवेयर, सब कुछ यहीं पर हमेशा के लिए सेव रहता है। इसकी कुछ खास पहचान है। सबसे पहली, ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा डिलीट नहीं होता, वो महफूज रहता है। दूसरी, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में बात करते हैं। तीसरी, इसका एक्सेस टाइम, यानी इससे डेटा निकालने या डालने की स्पीड प्राइमरी मेमोरी से काफ़ी कम होती है, और इसी वजह से इसे ऑक्सिलरी स्टोरेज या बैकअप स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए आजकल 3 मेन टेक्नोलॉजीज चलती हैं। पहली है मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी HDD। इसमें एक तेजी से घूमने वाली डिस्क, जिसे प्लैटर कहते हैं, पर मैग्नेटिक स्पॉट्स बनाकर डेटा स्टोर किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये कम कीमत में बहुत हाई कैपेसिटी देती है। दूसरी है ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, जैसे कि CD, DVD या ब्लू-रे। इनमें एक लेजर की मदद से छोटे छोटे गड्ढों यानी पिट्स और लैंड्स को पढ़कर डेटा एक्सेस होता है। ये पोर्टेबल होने के लिए और डेटा को लंबे समय तक आर्काइव करने के लिए अच्छी मानी जाती है। और तीसरी, सबसे नई और तेज है सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी, जिसका एग्जाम्पल है SSD। इसमें डेटा फ्लैश मेमोरी चिप्स में स्टोर होता है। क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए ये बहुत तेज, मजबूत और आवाज नहीं करती। अब हम वापस हायरार्की में थोड़ा ऊपर आते हैं और उन चीज़ों की बात करते हैं जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को ज़बरदस्त बूस्ट देते हैं। ये हैं स्पीड के असली हीरोज़, कैश और कुछ दूसरी स्पेशल मेमोरी टाइप्स। तो ये कैशे मेमोरी है क्या? आप इसको CPU का पर्सनल असिस्टेंट समझ लीजिए। ये एक बहुत ही तेज लेकिन साइज में छोटी मेमोरी होती है, जो CPU और रैम के ठीक बीच में बैठी होती है। इसका काम, ये उन डेटा और इंस्ट्रक्शंस को अपने पास रख लेती है जिनकी ज़रूरत CPU को बार बार पड़ती है। इससे होता यह है कि CPU को हर बार धीमी रैम के पास जाकर डेटा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने असिस्टेंट से ही काम चला लेता है, जिससे सिस्टम की ओवरऑल स्पीड रॉकेट की तरह बढ़ जाती है। तो एक काम कैसे करती है? प्रोसेस सिंपल है। मान लीजिए CPU को कोई डेटा चाहिए। सिस्टम सबसे पहले उस डेटा को कैश में ढूंढता है।
अगर डेटा वहीं मिल गया तो इसे कहते हैं कैश हिट। ये बेस्ट केस सिनेरियो है और डेटा फौरन सीपीयू को दे दिया जाता है। लेकिन अगर डेटा कैश में नहीं मिला तो इसे कहते हैं कैश मिस। इस सूरत में सिस्टम थोड़ा लंबा रास्ता लेता है। वो डेटा को रैम से उठाता है, सीपीयू को देता है और साथ ही उस डेटा की एक कॉपी आने वाले टाइम में यूज के लिए कैश में भी स्टोर कर देता है ताकि अगली बार कैश हिट हो सके। कैश के अलावा दो और चीजें हैं। पहले हैं रजिस्टर्स। ये मेमोरी हायरार्की के बादशाह हैं, बिल्कुल टॉप पर। ये सीपीयू के अंदर ही मौजूद सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है। जिस डेटा पर अभी उसी पल काम हो रहा है वो रजिस्टर्स में ही होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। ये असल में मेमोरी नहीं बल्कि एक टेक्निक है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सेकेंडरी स्टोरेज का एक हिस्सा जैसे एसएसडी का कुछ स्पेस उधार लेकर उसे रैम की तरह इस्तेमाल करता है। ऐसा तब होता है जब आपकी असली रैम पूरी भर जाती है। इससे कंप्यूटर को लगता है कि उसके पास ज़्यादा रैम है और मल्टीटास्किंग स्मूथ चलता रहता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, मेमोरी को नापा कैसे जाता है। जैसे हम दूरी को किलोमीटर्स में और वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे ही डेटा स्टोरेज को नापने के भी अपने यूनिट्स होते हैं। चलिए डेटा की इस जबान को सीखते हैं। डेटा की दुनिया में सबसे छोटी इकाई है एक बिट, जो सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं, या तो 0 या 1। जब ऐसी 8 बिट्स इकट्ठी होती हैं तो वो बनाती हैं एक बाइट। कंप्यूटर में हर कैरेक्टर, हर लेटर एक बाइट लेता है। इसके बाद 1024 बाइट्स मिलकर बनता है एक किलोबाइट या केबी। अब आप सोचेंगे 1024 क्यों? 1000 क्यों नहीं? क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर चलता है, यानी 2 की पावर पर, और 2 की पावर 10 होता है 1024। इसी तरह आगे 1024 केबी का एक मेगाबाइट एमबी, 1024 एमबी का एक गीगाबाइट जीबी और 1024 जीबी का एक टेराबाइट टीबी बनता है। आजकल हम जो भी डेटा यूज करते हैं फोन्स में, लैपटॉप्स में, वो आमतौर पर जीबीज और टीबीज में ही होता है। आप जब भी एक कंप्यूटर को देखते हैं, उसका मॉनिटर, कीबोर्ड या सीपीयू, तो आप असल में उसका जिस्म यानी हार्डवेयर देख रहे होते हैं। लेकिन इस जिस्म में जान कौन डालता है? इसकी रूह क्या है? इसे इंटेलिजेंस कौन देता है? जी हाँ, वो है सॉफ्टवेयर। तो आज हम इसी इनविजिबल आर्किटेक्चर यानी सॉफ्टवेयर के बारे में गहराई से समझेंगे, जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। तो एक बेजान मशीन को उसका मकसद कौन देता है? एक कैलकुलेटर को कैसे पता चलता है कि उसे ऐड करना है? या एक स्मार्टफोन को कैसे पता है कि कॉल कैसे लगानी है? इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में है, सॉफ्टवेयर। तो आखिर ये सॉफ्टवेयर है क्या चीज़? ये सिर्फ कुछ लाइंस ऑफ कोड से कहीं ज़्यादा है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये हार्डवेयर के लिए एक मुकम्मल इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये असल में एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स और उससे जुड़ी हुई सारी डॉक्यूमेंटेशन का मजमुआ है, जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है और वो काम कैसे करना है। अब देखिए, मोटा मोटा समझें तो सॉफ्टवेयर की पूरी दुनिया को हम दो अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अगर आपने इस फर्क को समझ लिया तो आप कंप्यूटर कैसे काम करता है ये भी समझ जाएंगे। चलिए इसको आसानी से समझते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कंप्यूटर सिस्टम को ही मैनेज करना। ये एक पर्दे के पीछे काम करने वाला वर्कर है जिससे आपका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इसके बिना आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी तरफ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं अपने खास काम करने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट लिखना। आप इसे सीधा इंटरैक्ट करते हैं और ये चलने के लिए पूरी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर पर निर्भर यानी डिपेंडेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की गहराई में चलते हैं। आप समझ लीजिए, ये मशीन का एब्सोल्यूट कोर है, उसकी बुनियाद है। इसका असल मकसद यही है कि ये सारे हार्डवेयर को मैनेज करे और एक ऐसा स्टेबल प्लेटफॉर्म बनाए जिसके ऊपर बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आराम से चल सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो 4 अहम पिलर्स पर टिका हुआ है। सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक मैनेजर की तरह काम करता है। दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर, जो एक ट्रांसलेटर का काम करता है। तीसरा डिवाइस ड्राइवर्स, जो कम्युनिकेटर्स हैं। और चौथा है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यानी ज़रूरी मददगार, द हेल्पर्स। आइए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में OS भी कहते हैं, ये एक मास्टर प्रोग्राम है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे कंपनी का CEO समझ लीजिए। जैसे एक CEO कंपनी के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, बिल्कुल वैसे ही OS कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है।
ये आपके और कंप्यूटर के फिजिकल हार्डवेयर के बीच एक बहुत अहम इंटरफेस, एक पुल का काम करता है। तो सवाल ये है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर करता क्या है? ये 5 बहुत ही ज़रूरी काम संभालता है। पहला, प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी ये तय करना कि सीपीयू का वक्त अलग अलग टास्क में कैसे बांटा जाएगा। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट, ये कंट्रोल करना कि डेटा रैम में कहाँ स्टोर होगा। तीसरा, फाइल मैनेजमेंट, आपकी सारी फाइल्स को बनाना, डिलीट करना और ऑर्गेनाइज करना। फिर है डिवाइस मैनेजमेंट, आपके कीबोर्ड और प्रिंटर जैसे पेरिफेरल्स को कंट्रोल करना। और आखिर में सिक्योरिटी, पूरे सिस्टम को किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से महफूज रखना। अब आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स की तरफ। ये असल में ट्रांसलेटर्स ही हैं, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, इसकी वजह यह है कि हम इंसान जो कोड लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में होता है, जो इंग्लिश जैसी लगती है, जबकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड समझता है, यानी सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस की ज़बान। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स इस बुनियादी कम्युनिकेशन गैप को भरने के लिए, इसको ब्रिज करने के लिए मौजूद हैं। इन ट्रांसलेटर्स की 3 खास किस्में हैं। सबसे पहले है असेंबलर। ये असेंबली लैंग्वेज को, जो खुद मशीन कोड के बहुत करीब होती है, फाइनल बाइनरी कोड में बदलता है। फिर आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस की बारी, जिनके लिए हमारे पास है कंपाइलर, जो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। और आखिर में है इंटरप्रेटर, जो उसी हाई लेवल कोड को ट्रांसलेट तो करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन करता है और साथ साथ एग्जीक्यूट भी करता है। यहाँ से आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का जो बुनियादी फ़र्क है वो साफ हो जाएगा। एक कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन करता है और फिर एक साथ ट्रांसलेट करता है, जिसकी वजह से जो फाइनल एग्जीक्यूशन है वो बहुत तेज़ हो जाता है। ये सारी गलतियाँ, सारे एरर्स पूरा प्रोग्राम स्कैन करने के बाद एक साथ दिखाता है और एक अलग से एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे .exe फाइल बनाता है। लेकिन एक इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है। इस वजह से ओवरऑल प्रोसेस थोड़ा धीमा होता है। जैसे ही इसे पहली गलती मिलती है, ये वहीं रुक जाता है और ये कोई अलग से एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता। अब बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स की। ये एक बहुत ही खास किस्म का सॉफ्टवेयर है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी खास हार्डवेयर डिवाइस जैसे आपका प्रिंटर या ग्राफिक्स कार्ड के बीच में कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाना। इसको आप ऐसे समझिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश बोलता है और प्रिंटर जापानीज बोलता है, तो डिवाइस ड्राइवर उनके बीच का रियल टाइम ट्रांसलेटर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के इस पहेली का जो आखिरी हिस्सा है वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। आप इन्हें सिस्टम की डेडिकेटेड मेंटेनेंस और सपोर्ट टीम समझ सकते हैं। इनका पूरा काम ही यही है कि कंप्यूटर को आसानी से, तेजी से और सुरक्षित तरीके से, यानी स्मूथली, एफिशिएंटली और सिक्योरली चलने में मदद करना। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली यूटिलिटी प्रोग्राम्स में वो चीज़ें हैं जिनसे आप शायद पहले से वाकिफ होंगे, जैसे कि एंटीवायरस, जो सिस्टम को मैलवेयर से बचाता है, बैकअप सॉफ्टवेयर, जो आपके कीमती डेटा की कॉपीज बनाता है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, जो आपकी हार्ड ड्राइव पर बिखरी हुई फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके स्पीड बढ़ाता है, डिस्क क्लीनर, जो फालतू की जंक फाइल्स को हटाकर स्पेस बनाता है, और फाइल कंप्रेशन, जो फाइल्स का साइज छोटा कर देता है ताकि उन्हें स्टोर करना और ट्रांसफर करना आसान हो जाए। तो अब हम सॉफ्टवेयर की दूसरी बड़ी कैटेगरी की तरफ चलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो टूल्स हैं जिनके साथ हम यानी यूजर्स रोज इंटरैक्ट करते हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए। ये वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे असल जिंदगी के रियल वर्ल्ड टास्क्स पूरे करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हम 2 खास किस्मों में बांट सकते हैं। पहला जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरा स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। और जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहीं ज्यादा होता है। तो ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता क्या है? ये एक ऐसा टूल है जिसे बहुत सारे अलग अलग तरह के काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बहुत वर्सेटाइल होता है। ये किसी एक खास फील्ड से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए अलग अलग लोग इसे अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें आप एक लेटर से लेकर एक पूरी रिपोर्ट तक कुछ भी लिख सकते हैं, MS एक्सेल, जो छोटे मोटे कैलकुलेशन से लेकर बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा चार्ट्स तक सब कुछ कर सकता है, प्रेजेंटेशंस के लिए पावर पॉइंट और डेटाबेसेस मैनेज करने के लिए MS एक्सेस। ये सभी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स की बेहतरीन मिसालें हैं। इसके बिल्कुल उलट हमारे पास है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, जिसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा टूल है जिसे सिर्फ एक खास काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मिशन बहुत ही नैरो और फोकस्ड होता है। असल में ये एक सिंगल डेडिकेटेड टास्क के लिए टेलर मेड होता है। इसके एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाता है।
एक कंपनी का पेरोल सिस्टम सिर्फ सैलरीज मैनेज करने के लिए होता है, एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ होटल की बुकिंग्स और ऑपरेशंस के लिए होता है। बिल्कुल उसी तरह एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम या फिर खास वेदर फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर, ये सब अपने एक खास डेडिकेटेड मकसद के लिए ही बनाए जाते हैं। तो अब इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए ये कोड सब कुछ आसानी से समझा देता है। सॉफ्टवेयर इज द गोस्ट इन द मशीन। It is the intangible intelligence that transforms hardware from a mere collection of circuits into a powerful tool. यानी सॉफ्टवेयर मशीन के अंदर की वो रूह है, वो ना दिखने वाली इंटेलिजेंस है जो हार्डवेयर को, जो कि सिर्फ सर्किट्स का एक मजमुआ है, एक ताकतवर टूल में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर के अंदर असल में शो कौन चला रहा है? ये सिर्फ सॉकेट्स और कोड नहीं है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा मैनेजर जो दिखता नहीं, मशीन की ऐसी रूह जो पर्दे के पीछे से सारे धागे खींच रहा है। इसके बारे में सोचिए, आप गाने सुन रहे हैं, एक बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और साथ ही साथ एक रिपोर्ट भी टाइप कर रहे हैं। तो इस पूरे क्योस को, इस उलझन को कौन संभालता है? वो मास्टर कंडक्टर कौन है जो तय करता है कि कंप्यूटर का ध्यान किस चीज़ पर और कब जाएगा? इस सवाल का जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस एक्सप्लेनर में हम एक सफ़र पर चलेंगे। सबसे पहले हम मशीन की इस रूह को डिफाइन करेंगे, फिर इसके जो कोर काम हैं उन्हें समझेंगे। हम बैच सिस्टम्स के दौर में जाएंगे, मल्टीटास्किंग का उदय देखेंगे, ये देखेंगे कि सिस्टम्स नेटवर्क पर कैसे मिलकर काम करते हैं, और आखिर में हम रियल टाइम सिस्टम्स की उस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे जहां हर मिली सेकेंड की कीमत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? आसान लफ्ज़ों में कहें तो ओएस एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप यानी यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक इंटरमीडियरी, एक पुल, एक ब्रिज का काम करता है। आप सर्किट्स और सिलिकॉन की भाषा नहीं बोलते और हार्डवेयर यकीनन आपकी भाषा नहीं समझता। ओएस ही वो मास्टर ट्रांसलेटर और मैनेजर है जो आपकी कमांड्स को लेता है और सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज को बिल्कुल वही बताता है जो उन्हें करना है। अब जब हम जान गए हैं कि ओएस क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ये करता क्या है। ये इसके कोर फंक्शंस हैं, कंट्रोल के वो स्तंभ या पिलर्स जो आपके पूरे सिस्टम को जोड़े रखते हैं और हर चीज़ को मुमकिन बनाते हैं। सबसे पहले आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। आपके कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू, उसका वक्त बहुत कीमती होता है। ओएस एक सख्त लेकिन बहुत ही होशियार ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है, एक ऐसी चौराहे पर जहां सबसे ज़्यादा भीड़ हो। यह तय करता है कि कौन सा प्रोसेस कब चलेगा और कितनी देर के लिए चलेगा। इसे स्केजुलिंग कहते हैं और इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि सीपीयू कभी भी खाली ना बैठे और हर काम आराम से पूरा हो जाए। और ये आपके कंप्यूटर पर किसी भी टास्क की ज़िंदगी होती है। ये न्यू स्टेट से शुरू होता है जैसे ही आप क्लिक करते हैं, फिर ये रेडी क्यू में लग जाता है प्रोसेसर का इंतजार करते हुए। जैसे ही सीपीयू इस पर ध्यान देता है, ये रनिंग स्टेट में आ जाता है। अगर इसे किसी चीज़ का इंतजार करना हो, जैसे फाइल सेव होने का, तो ये वेटिंग स्टेट में चला जाता है। और जब काम पूरा हो जाता है तो इसे टर्मिनेटेड कर दिया जाता है। ओएस इस पूरे फ्लो को लाखों प्रोसेसेस के लिए मैनेज करता है बिना किसी परेशानी के। इसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। आपकी मेन मेमोरी यानी रैम एक बहुत ही महंगी ज़मीन की तरह है। ये लिमिटेड है और बहुत कीमती है। ओएस यहाँ एक बहुत ही ध्यान से काम करने वाले लाइब्रेरियन जैसा है। इससे बिल्कुल सही पता होता है कि कौन सी शेल्फ यानी मेमोरी का कौन सा हिस्सा खाली है और कौन सा हिस्सा कोई प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा है। जब कोई नया टास्क शुरू होता है तो ओएस उसे मेमोरी एलोकेट करता है और जब वो खत्म हो जाता है तो उस मेमोरी को वापस ले लेता है अगले टास्क के लिए। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट। आप जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स बनाते हैं उन सब का ट्रैक ओएस रखता है। ये हैंडल करता है कि फाइल्स कहाँ स्टोर होंगी, उन्हें एक्सेस कैसे किया जाएगा और उन्हें देखने की परमिशन किसके पास है। ये असल में आपके सारे डिजिटल डेटा का रिकॉर्ड कीपर है जो इस बात का ध्यान रखता है कि लाइब्रेरी में कोई भी चीज़ कभी गुम ना हो। और हाँ, डिवाइस मैनेजमेंट। आपके सारे अलग अलग डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, वेबकैम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं। ओएस इस जटिल, इस कॉम्प्लेक्स गुफ्तगू को मैनेज करता है छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के जरिए जिन्हें ड्राइवर्स कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह है जो ये सुनिश्चित करता है कि हर हार्डवेयर का पीस, चाहे उसे किसी ने भी बनाया हो, एक साथ मिलकर काम कर सके। इन मेन पिलर्स के अलावा ओएस कुछ बहुत ज़रूरी बैकग्राउंड टास्क्स भी संभालता है। ये सिक्योरिटी गार्ड है जो आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ये मेडिक है जो एरर्स को डिटेक्ट और हैंडल करके क्रैशेस से बचाता है। और ये एक डिप्लोमैट भी है जो आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है और आपके लिए यानी यूज़र के लिए एक स्मूथ एक्सपीरियंस यकीनी बनाता है। ठीक है, चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे बने।
कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में हर काम मैनुअल था और उसमें बहुत वक्त लगता था, जिसकी वजह से पहला बड़ा अप्रोच सामने आया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये काम कैसे करता था? प्रोग्रामर्स अपनी जॉब्स को पंच कार्ड्स पर तैयार करते थे। फिर एक ऑपरेटर एक जैसे जॉब्स को इकट्ठा करके उनका एक बैच बनाता था और उसे कंप्यूटर में डाल देता था। मशीन फिर उन्हें एक के बाद एक सिक्वेंशली प्रोसेस करती थी, बिना किसी इंसानी इंटरैक्शन के। ये बड़े रिपीटेटिव टास्क्स के लिए बहुत अच्छा था, जैसे किसी कंपनी की पेरोल प्रोसेस करना या बैंक स्टेटमेंट्स जनरेट करना। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी था। फायदे की बात करें तो इसने सीपीयू को अच्छे से इस्तेमाल किया और बड़े जॉब्स को संभाला, पर सबसे बड़ा नुकसान, कोई डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन नहीं था। आप अपना जॉब सबमिट करते और इंतजार करते, कभी कभी घंटों या दिनों तक, और अगर आपके पंच कार्ड्स में कहीं कोई गलती हो गई तो उसे डिबग करना एक बहुत बड़ा सरदर्द था। बैच सिस्टम्स की इन्हीं कमियों ने अगले दौर को जन्म दिया, इंटरैक्टिव रेवोल्यूशन। लोगों को कंप्यूटर के साथ सीधे इंटरैक्ट करने का एक तरीका चाहिए था और उसके पावरफुल रिसोर्सेज को ज्यादा बेहतर और तुरंत इस्तेमाल करना था। इसी जरूरत से टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग का शानदार कॉन्सेप्ट सामने आया। यहाँ ओएस सीपीयू के टाइम को सेकंड के बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, जिन्हें टाइम स्लाइसेस या क्वांटम्स कहते हैं। ये हर टास्क को एक स्लाइस देता है और उनके बीच इतनी तेजी से स्विच करता है कि एक इल्यूजन पैदा होता है, एक भ्रम पैदा होता है कि सब कुछ एक ही वक्त पर हो रहा है। इसी तरह एक सिंगल सीपीयू मल्टीपल यूजर्स या टास्क्स को एक साथ हैंडल कर पाता है। अब जो चीज़ दिलचस्प है वो ये है कि ये पिछली स्लाइड पर कैसे बिल्ड करती है। मल्टीटास्किंग से गहराई से जुड़ा हुआ लेकिन बुनियादी तौर पर अलग है मल्टी प्रोसेसिंग। ये कोई इल्यूजन नहीं है। एक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल सीपीयूज या कोर्स होते हैं। यहाँ प्रोसेसेस सच में अलग अलग कोर्स पर एक ही वक्त में चल रहे होते हैं। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है, अगर मल्टीटास्किंग स्पीड का एक एहसास पैदा करने के बारे में है, तो मल्टी प्रोसेसिंग असली कंप्यूटिंग पावर में एक ज़बरदस्त इजाफा करने के बारे में है। यहाँ से हम उस दौर में आगे बढ़ते हैं जहाँ कई कंप्यूटर्स मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ये 2 नए पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करता है, नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर एक सेंट्रल सर्वर पर चलता है। इस सेटअप में नेटवर्क पर मौजूद अलग अलग कंप्यूटर्स एक दूसरे के बारे में जानते हैं, लेकिन वो सब अपने आप आज़ाद रूप से चलते हैं। नेटवर्क ओएस का मूल काम शेयर्ड रिसोर्सेज जैसे फाइल्स और प्रिंटर्स को मैनेज करना है और पूरे नेटवर्क में यूजर सिक्योरिटी को संभालना है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को दिखाता है। ये भी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स के एक ग्रुप को मैनेज करता है, लेकिन ये उसकी कम्प्लेक्सिटी को छुपा देता है और उन्हें यूजर के सामने एक सिंगल कोहेसिव सिस्टम की तरह पेश करता है। आपको यानी यूजर को पता ही नहीं चलता कि कौन सी मशीन असल में काम कर रही है। आपको बस अपने कमांड पर एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर दिखता है। आखिर में हम सबसे क्रिटिकल कैटेगरी पर आते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये वो सिस्टम्स हैं जो एक सख्त डेडलाइन पर चलते हैं, जहां सही वक्त पर सही रिजल्ट देना ही सब कुछ है। इस दुनिया में देर से मिला जवाब एक गलत जवाब माना जाता है। एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या RTOS डेटा को आते ही फौरन प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, बिना किसी डिले के। इसका रिस्पांस टाइम प्रेडिक्टेबल और बहुत तेज़ होता है। इनका इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ छोटी सी भी देरी तबाही ला सकती है। सोचिए एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल, एक असेंबली लाइन पर इंडस्ट्रियल रोबोट्स या ज़रूरी मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स। और RTOS 2 तरह के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम में डेडलाइंस बिल्कुल पक्की होती हैं। एक भी डेडलाइन मिस होना एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर यानी एक बहुत बड़ी विफलता मानी जाती है, जैसे कार का एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या मेडिकल पेसमेकर। वहीं एक सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में डेडलाइन मिस करना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन ये कैटास्ट्रॉफिक नहीं होता। इसके लिए आप अपने वीडियो स्ट्रीम में आने वाले हल्के से बफर के बारे में सोच सकते हैं। ये परेशान करता है, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है। तो आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस के एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल टॉपिक को गहराई से समझेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये जानना कि ये काम कैसे करता है सिर्फ IT प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आज की डिजिटल दुनिया में कम्पेटिटिव एग्जाम्स जैसे JK SSB के लिए ये एक बहुत ही अहम जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे इसके कोर कॉन्सेप्ट से कि विंडोज़ आखिर है क्या। फिर हम इसके एवोल्यूशन यानी इसके विकास को देखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल चीज़ों पर आएंगे, जैसे कि
डेस्कटॉप को कवर करना, फाइल्स को मैनेज करना, कंट्रोल पैनल को समझना और आखिर में कुछ ज़रूरी बिल्ट इन यूटिलिटीज़ पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले विंडोज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए इसके सबसे अहम काम को समझते हैं कि ये आपके और आपकी मशीन के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम कैसे करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस आखिर होता क्या है? आप इसे एक ऑर्केस्ट्रा के मास्टर कंडक्टर की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के हर हार्डवेयर हिस्से को, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और उसके सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। देखिए, आप यूजर हैं, आप हार्डवेयर से सीधे बात नहीं कर सकते। ओएस एक ट्रांसलेटर, एक अनुवादक का काम करता है जो आपके इंस्ट्रक्शंस लेता है और हार्डवेयर को बताता है कि उसे करना क्या है। अब आते हैं खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर। यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसकी सबसे खास बात जिसने सब कुछ बदल दिया वो है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले जैसे अजीब कमांड्स टाइप करने पड़ते थे, उसके बजाय GUI ने हमें विजुअली यानी तस्वीरों के जरिए आइकन्स, मेन्यूज और माउस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने की सुविधा दी। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने पर्सनल कंप्यूटिंग को आम आदमी तक पहुंचाया, न कि सिर्फ प्रोग्रामर्स तक। आज जो हम विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं उसे समझने के लिए इसका इतिहास देखना बहुत मददगार साबित होता है। इसकी एवोल्यूशन से ही हमें पता चलता है कि जो फीचर्स आज हम इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं वो आखिर बने ही क्यों थे। ये टाइमलाइन एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। शुरुआत हुई 1985 में विंडोज़ 1.0 से, जो माइक्रोसॉफ्ट की GUI बनाने की पहली कोशिश थी। लेकिन असली इनकलाब, असली रिवॉल्यूशन तो विंडोज़ 95 था। इसने हमें वो मशहूर स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार दिया जिसने आने वाले कई सालों तक पर्सनल कंप्यूटिंग के एक्सपीरियंस को डिफाइन किया। फिर 2001 में आया विंडोज़ XP, जो अपनी स्टेबिलिटी और आसान इंटरफेस के लिए जाना गया। विंडोज़ 7 ने उस एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाया। विंडोज़ 10 ने डेस्कटॉप और मोबाइल को एक करने की कोशिश की और आज विंडोज़ 11 एक बिल्कुल नया मॉडर्न डिज़ाइन पेश करता है। हर वर्जन सिर्फ एक अपडेट नहीं था, बल्कि यूजेबिलिटी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। ठीक है, अब इस इतिहास को ध्यान में रखते हुए चलिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर आते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है नेविगेटिंग द डेस्कटॉप। ये आपका प्राइमरी वर्कस्पेस है, वो पहली स्क्रीन जो आपको लॉगिन करने के बाद दिखती है। इसे डेस्कटॉप क्यों कहते हैं? इसकी तुलना एक असली डेस्क या मेज़ से की जाती है। जैसे आप अपनी असली मेज़ पर किताबें, कलम और ज़रूरी कागजात रखते हैं ताकि वो आसानी से मिल जाएं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर का डेस्कटॉप आपके सबसे ज़रूरी प्रोग्राम्स, फाइल्स और फोल्डर्स के शॉर्टकट्स रखता है। डेस्कटॉप के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, आइकन्स। ये छोटी छोटी तस्वीरें हैं जो प्रोग्राम्स या फाइल्स को दर्शाती हैं, जैसे कि दिस पीसी या रिसाइकल बिन। दूसरा है वॉलपेपर, जो बस आपकी बैकग्राउंड इमेज है। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, है टास्क बार, वो लंबी सी पट्टी जो आमतौर पर स्क्रीन के नीचे होती है। चलिए अब टास्क बार को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे लेफ्ट में आपको मिलता है स्टार्ट बटन, जो आपके सभी प्रोग्राम्स और सेटिंग्स का गेटवे है। बीच के हिस्से में आपको पिन्ड ऐप्स मिलते हैं, आपके पसंदीदा ऐप्स के शॉर्टकट्स, और यहीं पर वो प्रोग्राम्स भी देखते हैं जो अभी चल रहे हैं। और सबसे लाइट में होता है सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया, जहां आपको घड़ी, वॉल्यूम कंट्रोल्स, नेटवर्क स्टेटस और बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम्स के आइकन्स मिलते हैं। अब जब हमने इंटरफेस को समझ लिया है तो चलिए बात करते हैं अपने डेटा को मैनेज करने की। ये सेक्शन पूरी तरह से आपकी डिजिटल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के बारे में है और इसका सबसे बड़ा टूल है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर, जिसे पहले विंडोज़ एक्सप्लोरर कहते थे, फाइल मैनेजमेंट के लिए आपका कमांड सेंटर है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट समझें। आपके कंप्यूटर की हर एक फाइल, हर फोल्डर और हर ड्राइव यहीं से एक्सेस और ऑर्गेनाइज होती है। ये विंडोज़ का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो आप फाइल्स को मैनेज कैसे करते हैं? इसके बुनियादी स्टेप्स बहुत आसान हैं। सबसे पहले किसी आइटम पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट करें, फिर उस पर राइट क्लिक करें जिससे एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा। इस मेन्यू में आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कॉपी, कट, रीनेम, डिलीट और भी बहुत कुछ। आप अपना एक्शन चुनते हैं और फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये राइट क्लिक मेन्यू फाइल मैनेजमेंट के लिए आपका सबसे पावरफुल टूल है। देखिए, कट और कॉपी के बीच का फर्क जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी फाइल को कॉपी करते हैं तो आप उसका एक डुप्लीकेट बना रहे हैं। असली फाइल अपनी जगह पर ही रहती है। लेकिन जब आप किसी फाइल को कट करते हैं तो आप उसे मूव करने की तैयारी कर रहे हैं।
जब आप उसे पेस्ट करते हैं तो वो नई जगह पर आ जाती है और पुरानी जगह से हट जाती है। बस ये आसान सा नियम याद रखें। कट का मतलब है मूव और कॉपी का मतलब है डुप्लीकेट। हमने फाइल्स को मैनेज करना सीख लिया, तो अब लेवल अप करके सिस्टम को ही मैनेज करना सीखते हैं। हमारा अगला सेक्शन है द कंट्रोल पैनल, जो आपके कंप्यूटर की लगभग हर सेटिंग को एडजस्ट करने का कमांड सेंटर है। कंट्रोल पैनल चीज़ों को आसान बनाने के लिए सेटिंग्स को अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप करता है, जिन्हें अक्सर एप्लेट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर आप अपना फायरवॉल या बैकअप सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। प्रोग्राम्स एप्लेट वो जगह है जहां आप सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करते हैं। यूज़र अकाउंट्स आपको पासवर्ड्स मैनेज करने देता है। अपीयरेंस से आप अपनी थीम बदलते हैं, और हार्डवेयर एंड साउंड से आप नया प्रिंटर ऐड करते हैं। ये आपके पीसी को कस्टमाइज और मेंटेन करने का एक बहुत ही लॉजिकल सिस्टम है। विंडोज़ सिर्फ एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, इसके साथ कुछ छोटे मगर बहुत काम के एप्लीकेशंस भी आते हैं, जिन्हें यूटिलिटीज़ कहते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन इन्हीं ज़रूरी बिल्ट इन टूल्स के बारे में है। चलिए कुछ आम मिसालें देखते हैं। नोटपैड एक बिल्कुल सादा सा टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें आप बिना किसी फॉर्मेटिंग के प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं। कैलकुलेटर आम हिसाब से लेकर साइंटिफिक और प्रोग्रामिंग कैलकुलेशंस तक सब कर सकता है। पेंट सिंपल इमेज एडिटिंग और ड्राइंग के लिए एक बेसिक मगर काम का टूल है। और डिस्क क्लीनअप एक बहुत ज़रूरी मेंटेनेंस यूटिलिटी है, जो फालतू टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करके आपकी हार्ड ड्राइव में जगह बनाती है। ये सब विंडोज़ के साथ ही आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक ऐसा नाम है जो हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या हम सच में इसकी असली ताकत को जानते हैं? आज हम इसका पूरा डीप डाइव करेंगे। हर उस फीचर को समझेंगे जो आपके एग्जाम्स में नंबर और ऑफिस में एफिशिएंसी दोनों को बढ़ा सकता है। ज़रा सोचिए, दुनिया का वो कौन सा सॉफ्टवेयर स्वीट है जिसे 140 देशों में 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है ना, वो इतना बड़ा है कि इसके बिना आज की मॉडर्न वर्कप्लेस को इमेजिन करना भी मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो आज हम एक सफ़र पर चलने वाले हैं। सबसे पहले हम MS ऑफिस के पूरे परिवार से मिलेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद इसके 3 सबसे पावरफुल मेंबर्स यानी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से दोस्ती करेंगे। और बिल्कुल आखिर में उस सीक्रेट कोड को क्रैक करेंगे जो इन सबको एक साथ एक टीम की तरह जोड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी बुनियाद से। आखिर MS ऑफिस को एक स्वीट क्यों कहते हैं? स्वीट का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ अलग अलग टूल्स का ढेर नहीं है, बल्कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक इंटीग्रेटेड पैकेज जहां हर एप्लीकेशन एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है, लेकिन इसका असली मतलब समझिए। स्वीट का मतलब है एक टीम जहां हर प्लेयर की अपनी एक खास स्पेशलिटी है, लेकिन वो सब मिलकर खेलते हैं। और इसका मकसद सिर्फ एक, आपका वक्त बचाना, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। जो काम पहले घंटों में होते थे उन्हें आसान बनाना, उन्हें मिनट्स में करना। चलिए इस टीम के कुछ मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये है लफ्ज़ों का जादूगर। फिर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी नंबर्स का बादशाह। पावर पॉइंट, जो आपके आइडियाज़ को जिंदगी देता है। इनके साथ है एक्सेस, जो डेटा का लाइब्रेरियन है। आउटलुक, कम्युनिकेशन का हब। और वन नोट, आपका अपना डिजिटल नोटबुक। आज हम इनमें से जो कोर 3 हैं उन पर फोकस करेंगे। तो चलिए इस टीम के पहले खिलाड़ी यानी वर्ड की दुनिया में चलते हैं। एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ टाइप करने का टूल नहीं है, ये शब्दों का आर्किटेक्ट है। आपके रिज्यूमे से लेकर आपकी थीसिस तक हर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की जो नींव है, जो बुनियाद है, वो यहीं रखी जाती है। यहाँ एक बहुत ही अहम फर्क समझना जरूरी है। एक टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड एक साइकिल की तरह है, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिखने के काम आता है। लेकिन एक वर्ड प्रोसेसर जैसे MS वर्ड एक कार की तरह है। इसमें आप फॉर्मेटिंग के गियर्स बदल सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक। आप इसमें इमेजेस और टेबल्स के पैसेंजर्स बिठा सकते हैं, और मेल मर्ज जैसे एडवांस्ड फीचर्स से अपनी मंजिल तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। चलिए अब जरा वर्ड के कॉकपिट को समझें। देखिए, सबसे ऊपर आपको दिखेगा क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपका पर्सनल टूल किट है। उसके ठीक नीचे है रिबन, जो पूरे जहाज का कंट्रोल पैनल है। ये रिबन अलग अलग टैब्स यानी डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, और हर डिपार्टमेंट के अंदर है ग्रुप्स यानी टीम्स जो एक खास काम करते हैं। और इन सब के बीच में है आपका डॉक्यूमेंट एरिया, आपका कैनवस। वर्ड का एक जादुई फीचर है जिसका नाम है मेल मर्ज। जरा सोचिए, आपको 100 लोगों को एक कस्टमाइज्ड इन्विटेशन भेजना है। अगर आप एक एक करके लिखेंगे तो घंटे लग जाएंगे। मेल मर्ज के साथ क्या होता है,
आप बस एक मास्टर लेटर बनाते हैं, एक एक्सेल शीट से 100 नाम उठाते हैं और एक क्लिक में 100 पर्सनलाइज्ड लेटर्स तैयार। यही है एफिशिएंसी की ताकत। तो शब्दों की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं आंकड़ों की दुनिया में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं है, ये डेटा का साइंटिस्ट है। ये रॉ नंबर्स को लेता है और उन्हें ऐसी इंसाइट्स में बदल देता है जिनसे बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं। स्प्रेडशीट असल में है क्या? ये एक डिजिटल लेजर या रजिस्टर है। आप इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा ग्रिड जैसे चेस बोर्ड होता है जिसमें लाखों खाने हैं। हर खाना यानी सेल डेटा स्टोर कर सकता है। इसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कहलाती हैं कॉलम्स जैसे A, B, C और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो कहलाती हैं रोज जैसे 1, 2, 3। बस यही एक्सेल की बुनियाद है। इस ग्रिड के 3 मुख्य भाग हैं। खड़े हुए ब्लॉक्स यानी कॉलम्स, लेती हुई लाइंस यानी रोज, और जहां ये दोनों मिलते हैं इनका मीटिंग पॉइंट वो कहलाता है सेल। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जैसे B5। यही एड्रेस एक्सेल का GPS है। और फॉर्मूला बार वो जगह है जहां हर सेल के अंदर का राज यानी उसका फॉर्मूला दिखता है। सुनिए, एक्सेल की सारी ताकत, उसकी पूरी जान उसके फॉर्मूलाज में है। लेकिन इस ताकत को अनलॉक करने की सिर्फ एक चाबी है। एक्सेल का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, हर फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन यानी इज इक्वल टू से शुरू होगा। इसके बिना एक्सेल के लिए वो सिर्फ टेक्स्ट है, कैलकुलेशन नहीं। ये बात हमेशा हमेशा याद रखें। तो हमने वर्ड से लिखना सीख लिया, एक्सेल से कैलकुलेट करना सीख लिया। अब वक्त है अपने आइडियाज़ को दुनिया के सामने पेश करने का, और इसके लिए हमारा हथियार है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। ये सिर्फ स्लाइड्स नहीं बनाता, ये आपको अपनी बात असरदार तरीके से, पर्सुएसिव तरीके से कहने की ताकत देता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का बुनियादी काम क्या है? इसके 3 पिलर्स हैं, 3 स्तंभ। पहला, आप इसमें लिख सकते हैं यानी टेक्स्ट। दूसरा, आप इसमें तस्वीरें डाल सकते हैं यानी ग्राफिक्स। और तीसरा, आप इन दोनों को मिलाकर एक कहानी की तरह स्लाइड बाय स्लाइड पेश कर सकते हैं यानी स्लाइड शो। तो इक्वेशन क्या बनी? टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स प्लस स्टोरी टेलिंग बराबर है पावर पॉइंट। यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है जिसे अभी क्लियर कर लेते हैं। एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या फ़र्क है? इसे ऐसे समझें। एनिमेशन एक फिल्म के एक्टर की हरकत है यानी स्लाइड के अंदर किसी टेक्स्ट या इमेज की हरकत, जबकि ट्रांजिशन एक सीन से दूसरे सीन में जाने का तरीका है यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का इफेक्ट। तो एनिमेशन एक्टर पर होता है और ट्रांजिशन पूरे सीन पर। पावर पॉइंट आपको एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अलग अलग नजरिए यानी व्यूज देता है। नॉर्मल व्यू आपका वर्कशॉप है जहां आप स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू एक हेलीकॉप्टर व्यू है जहां से आप पूरी कहानी का फ्लो सेट करते हैं। नोट्स व्यू आपका पर्सनल स्क्रिप्ट है। रीडिंग व्यू रिहर्सल के लिए है। और स्लाइड शो व्यू वो आपकी फाइनल परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो हमने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को अलग अलग समझा। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। वो क्या चीज़ है जो इन सबको एक परिवार बनाती है? चलिए उन कॉमन फीचर्स को देखते हैं जो इस स्वीट की असली ताकत है। आप जब इन सभी एप्लीकेशंस को खोलेंगे तो आपको एक जाना पहचाना माहौल मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सब में रिबन इंटरफेस कमांड देने के लिए, फाइल कैब फाइल मैनेज करने के लिए और कट कॉपी पेस्ट डेटा मूव करने के लिए एक ही तरह से काम करते हैं। इस कंसिस्टेंसी का फ़ायदा ये है कि अगर आपने एक टूल सीख लिया तो दूसरा सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। एक अहम बात जो आपको पता होनी चाहिए, ऑफिस 2021 एक वन टाइम परचेज है, मतलब आपने एक बार खरीदा वो हमेशा के लिए आपका हो गया। जबकि माइक्रोसॉफ्ट 365 एक रेंट की तरह है, एक सब्सक्रिप्शन सर्विस। इसका फ़ायदा ये है कि आपको हमेशा लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स कंपैरेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही फाउंडेशनल, एक बहुत ही अहम टॉपिक है। आज इस सेशन में हम इस टॉपिक की हर एक बारीकी को बिल्कुल जीरो से शुरू करके पूरी गहराई के साथ समझेंगे, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए, यह है हमारा आज का रोड मैप। हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नेटवर्क फंडामेंटल्स से, इसकी बुनियाद को समझेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। लैन, मैन, वैन क्या होता है। फिर अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद कौन से ज़रूरी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको जानेंगे। और आखिर में इन डिवाइसेस के फंक्शन क्या हैं और उनके बीच में क्या फ़र्क है, इसका एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेक्शन 1 से, नेटवर्क फंडामेंटल्स।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसकी बुनियाद को मजबूत करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आएंगे वो सभी इसी फाउंडेशन पर टिके हुए हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, आखिर ये कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें? कंप्यूटर नेटवर्क असल में ऑटोनमस कंप्यूटर्स का एक कलेक्शन है। यहाँ ऑटोनमस लफ्ज़ का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है हर कंप्यूटर आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद कर सकता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। जब इन आज़ाद कंप्यूटर्स को किसी टेक्नोलॉजी के जरिए आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। और इस जोड़ का मकसद क्या है? सिर्फ दो चीज़ें, आपस में कम्युनिकेट करना यानी डेटा एक्सचेंज करना, और रिसोर्सेज को शेयर करना। अब ये रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, हार्डवेयर भी जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर, या फिर सॉफ्टवेयर जैसे कि फाइल्स और एप्लीकेशंस। तो अब सवाल उठता है कि नेटवर्किंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब हम ये करते क्यों हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है रिसोर्स शेयरिंग। सोचिए एक ऑफिस में 100 कंप्यूटर्स हैं, क्या आप 100 प्रिंटर्स खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। आप एक हाई क्वालिटी प्रिंटर को नेटवर्क से जोड़ देंगे और सभी लोग उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा, हाई रिलायबिलिटी। इसका मतलब है भरोसा। अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो नेटवर्क में मौजूद दूसरे बैकअप सर्वर से काम चलता रहता है, आपका काम रुकता नहीं। तीसरा, कॉस्ट फैक्टर। जब आप रिसोर्सेज शेयर करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत यानी कॉस्ट जाहिर है कम हो जाती है। चौथा, कम्युनिकेशन। ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब कम्युनिकेशन के इतने पावरफुल मीडियम्स हैं जो सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से ही मुमकिन है। और आखिरी, सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट। एक ही जगह पर सारे डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना और सिक्योर करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए, अब जब हमें नेटवर्क के फंडामेंटल्स पता चल गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इन नेटवर्क्स को उनके ज्योग्राफिकल स्कोप के आधार पर, यानी वो कितने बड़े इलाके में फैले हुए हैं, उस बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ये टेबल इनके बीच के बुनियादी फर्क को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों के लिए। देखिए, 3 मुख्य प्रकार हैं, लैन, मैन और वैन। इन्हें हम 3 पैरामीटर्स पर कंपेयर करते हैं, ज्योग्राफिकल स्पैन, ओनरशिप और स्पीड। लैन का एरिया सबसे छोटा होता है, इसलिए स्पीड सबसे ज़्यादा, और ये आमतौर पर प्राइवेट होता है, जैसे एक कंपनी का अपना नेटवर्क। वहीं दूसरी तरफ वैन पूरी दुनिया में फैला हो सकता है, पर इतनी लंबी दूरी की वजह से इसकी स्पीड लैन के मुकाबले कम होती है। मैन इन दोनों के बीच में आता है। अब इन तीनों को थोड़ा गहराई से देखते हैं। पहला है लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा नाम से ही साफ है, इसका एरिया बहुत लोकल या सीमित होता है, एक बिल्डिंग, एक ऑफिस या एक कॉलेज कैंपस तक ही। टेक्नोलॉजी जो इसमें इस्तेमाल होती है वो है ईथरनेट, यानी वायर्ड कनेक्शन, और वाईफाई यानी वायरलेस। इसका मकसद ही पर्सनल कंप्यूटर्स और दूसरे डिवाइसेस को आपस में जोड़ना होता है ताकि डेटा तेज़ी से शेयर हो सके। आपके घर का जो वाईफाई नेटवर्क है वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, लैन से एक लेवल ऊपर आता है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये पूरे शहर को, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर करता है। इसका काम उस शहर में फैले हुए अलग अलग लैंड्स को आपस में जोड़ना है। मिसाल के तौर पर, एक बैंक की अलग अलग ब्रांचेस जो एक ही शहर में हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए मैन का इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स जैसी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। आपके शहर का जो केबल टीवी नेटवर्क है वो इसका एक बहुत आम उदाहरण है। और इस क्लासिफिकेशन में सबसे बड़े पैमाने पर होता है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक पूरे देश, एक कॉन्टिनेंट या पूरी दुनिया को भी कवर कर सकता है। इसका काम दूर दराज के इलाकों में मौजूद लैंड्स और मैन्स को आपस में जोड़ना है। इसके लिए लीज्ड लाइंस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। और वैन का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? द इंटरनेट, जो पूरी दुनिया के करोड़ों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। अब हम आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर, नेटवर्क टोपोलॉजीज। आप इसे किसी नेटवर्क का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, यानी उसकी बनावट का नक्शा। यह हमें बताता है कि एक नेटवर्क में डिवाइसेस आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनका फिजिकल लेआउट क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? ये नेटवर्क के अरेंजमेंट का एक स्कीमेटिक है, यानी एक रेखाचित्र। ये 2 चीज़ें डिफाइन करता है। पहला, डिवाइसेस फिजिकली कैसे जुड़े हैं, यानी तारें कैसे लगी हैं, और दूसरा, डेटा उनके बीच लॉजिकली कैसे फ्लो करेगा, यानी कम्युनिकेशन का रास्ता क्या होगा। चलिए अब कुछ मुख्य टोपोलॉजीज को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे सिंपल टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। देखिए, बस टोपोलॉजी में एक सिंगल सेंट्रल केबल होती है जिसे नेटवर्क की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहते हैं।
नेटवर्क के सारे डिवाइसेस, चाहे वो कंप्यूटर हो या प्रिंटर, सीधे इसी बैकबोन से जुड़े होते हैं। डेटा इस केबल पर दोनों दिशाओं में ट्रैवल करता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि इस केबल के दोनों सिरों पर टर्मिनेटर्स लगाए जाते हैं। ये इसलिए ताकि सिग्नल केबल के एंड तक पहुंचकर वापस ना टकराएं, जिसे हम सिग्नल बाउंस कहते हैं, और नेटवर्क में कोई गड़बड़ी ना हो। अब इसके फायदे और नुकसान को देखते हैं। इसका फायदा यह है कि इसे इंस्टॉल करना आसान है और इसमें केबल भी कम लगती है, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन इसके नुकसान ज्यादा गंभीर हैं। अगर कहीं कोई फॉल्ट आ जाए तो उसे ढूंढना यानी ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर बैकबोन केबल में ही कोई खराबी आ गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क एक साथ बंद हो जाएगा। ये इसका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। बस के बाद अब हम अगली टोपोलॉजी पर चलते हैं, जो है स्टार टोपोलॉजी। एक बात जान लीजिए, आजकल के जितने भी मॉडर्न लैन नेटवर्क्स आप देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर इसी टोपोलॉजी पर बने होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में, जैसा नाम से ही साफ है, सारे डिवाइसेस एक सेंट्रल डिवाइस से स्टार की तरह जुड़े होते हैं। ये सेंट्रल डिवाइस एक हब या स्विच हो सकता है। इसमें हर कंप्यूटर की अपनी एक अलग डेडिकेटेड केबल होती है जो सीधे हब या स्विच तक जाती है। इसका मतलब नेटवर्क का सारा ट्रैफिक इसी सेंट्रल डिवाइस से होकर गुजरता है। इसका एक बड़ा फायदा है इसकी स्केलेबिलिटी, यानी नए डिवाइसेस को जोड़ना या पुराने को हटाना बहुत आसान होता है, बाकी नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बिना। अगर इसका एनालिसिस करें तो इसके फायदे साफ दिखते हैं। ट्रबल शूटिंग आसान है। अगर एक कंप्यूटर या उसकी केबल खराब होती है तो सिर्फ वही कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर होगा, बाकी सब आराम से चलता रहेगा। इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। लेकिन हाँ, इसकी भी एक कमजोरी है, वो सेंट्रल डिवाइस। वो इसका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, यानी अगर हब या स्विच ही खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क डाउन। इसमें बस के मुकाबले ज़्यादा केबल लगती है, इसलिए इसकी शुरुआती लागत यानी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। हमने नेटवर्क के टाइप्स और उनके लेआउट्स को समझ लिया, लेकिन इन नेटवर्क्स को हकीकत में बनाने के लिए, इनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ खास हार्डवेयर डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम उन्हीं ज़रूरी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। ये हैं कुछ मुख्य नेटवर्किंग डिवाइसेस। देखिए, हब एक बेसिक नॉन इंटेलिजेंट कनेक्टर है जो डेटा को अपने हर पोर्ट पर भेज देता है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो डेटा को सिर्फ उसी पोर्ट पर भेजता है जिसके लिए वो डेटा है। राउटर का काम अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना और उनके बीच ट्रैफिक को डायरेक्ट करना है। रिपीटर कमजोर पड़ रहे सिग्नल को रीजनरेट करके उसकी रेंज बढ़ाता है। और गेटवे दो ऐसे नेटवर्क्स को जोड़ता है जो बिल्कुल अलग अलग प्रोटोकॉल्स यानी अलग अलग नियम पर काम करते हैं। इन सभी डिवाइसेस में से हब, स्विच और राउटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम है और इनके बीच का फर्क अक्सर पूछा जाता है। इस आखिरी सेक्शन में हम इनके बीच के जो क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से मजबूत हो जाए। तो चलिए हब और स्विच को आमने सामने रखते हैं। पहला फर्क, हब OSM मॉडल के लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर पर काम करता है, जबकि स्विच लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। आसान भाषा में हब एक डम डिवाइस है, उसे नहीं पता कि डेटा किसके लिए है। वो डेटा को अपने से जुड़े हर डिवाइस को भेज देता है। इस प्रोसेस को ब्रॉडकास्ट कहते हैं। इसके विपरीत स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। वो हर डिवाइस का मैक एड्रेस, जो कि एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है, पढ़ता है और डेटा को सिर्फ उसी स्पेसिफिक डिवाइस को भेजता है। इसे यूनिकास्ट कहते हैं। इस वजह से स्विच नेटवर्क की एफिशिएंसी बहुत बढ़ा देता है। अब आते हैं स्विच और राउटर के फर्क पर। जैसा हमने देखा, स्विच लेयर 2 पर काम करता है, वहीं राउटर लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पर। इनका बुनियादी काम ही अलग है। स्विच का काम एक ही नेटवर्क के अंदर यानी एक लैन के अंदर डिवाइसेस को आपस में जोड़ना है, जबकि राउटर का काम 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना है, जैसे आपके घर के लैन को इंटरनेट से जोड़ना। इसके लिए स्विच फिजिकल यानी मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है और राउटर लॉजिकल यानी IP एड्रेस का इस्तेमाल करके डेटा के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता यानी बेस्ट पाथ तय करता है। नेटवर्क होता क्या है? आसान भाषा में एक कंप्यूटर नेटवर्क सिर्फ आपस में जुड़े हुए डिवाइसेस का एक ग्रुप है और इसका मकसद क्या है? कम्युनिकेट करना और चीजें शेयर करना। ये कुछ भी हो सकता है, एक फाइल शेयर करना, एक प्रिंटर शेयर करना या एक इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना। ये सब एक डिजिटल कम्युनिटी बनाने के बारे में है। लेकिन इसके असल फायदे क्या हैं? बहुत बड़े फायदे हैं। एक ऑफिस में आपको हर कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर की जरूरत नहीं है। आप एक ही प्रिंटर सबके साथ शेयर कर सकते हैं। आप जरूरी डेटा का बैकअप एक सेंट्रल सर्वर पर ले सकते हैं ताकि रिलायबिलिटी बढ़े। और सबसे ज़रूरी, ये ईमेल और मैसेजिंग के जरिए बहुत तेज़ कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है। आखिरकार नेटवर्क्स एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और कोलैबोरेशन पैदा करते हैं।
तो अगर नेटवर्क्स कनेक्शंस के बारे में है तो वो कौन से फिजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो इन्हें बनाते हैं? चलिए उन ज़रूरी हार्डवेयर को देखते हैं जो इस सारे डिजिटल कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाते हैं। ये स्लाइड एक बुनियादी नेटवर्किंग प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को दिखाती है। सोचिए आप एक भरे हुए कमरे में हैं और आपको एक सीक्रेट सिर्फ एक इंसान को बताना है। एक हब इस्तेमाल करना उस सीक्रेट को सबके सामने चिल्लाने जैसा है। ये एक डम यानी नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है जो डेटा को उससे जुड़े हर कंप्यूटर तक भेज देता है। लेकिन एक स्विच इंटेलिजेंट होता है। ये उस सीक्रेट को आहिस्ता से सिर्फ उसी इंसान के कान में कहने जैसा है जिसके लिए वो है। ये जानता है कि डेटा किस डिवाइस के लिए है और सिर्फ वहीं भेजता है, जिससे नेटवर्क का ट्रैफिक कम होता है और सिक्योरिटी बढ़ जाती है। एक स्विच एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को जोड़ने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना हो, जैसे आपके ऑफिस को बाकी इंटरनेट से, तब काम आता है एक राउटर। इसे आप इंटरनेट का ट्रैफिक डायरेक्टर या पोस्ट ऑफिस समझ सकते हैं, जो ये तय करता है कि आपके डेटा को आगे कहाँ जाना है। और ये प्रोसेस हैरान करने वाला सिस्टमैटिक है। एक राउटर आपके डेटा को ऐसे ही कहीं भी नहीं भेज देता। जब डेटा का एक पैकेट उसके पास आता है तो राउटर उसके डेस्टिनेशन एड्रेस को पढ़ता है, फिर अपने अंदर के मैप, जिसे राउटिंग टेबल कहते हैं, को चेक करता है सबसे बेहतरीन रास्ता ढूंढने के लिए, और फिर उस पैकेट को उसके सफर पर अगले नेटवर्क की तरफ भेज देता है। ये हर सेकंड ऐसे हजारों फैसले ले रहा होता है। आखिर में हमारे पास है मोडेम। इसका काम है ट्रांसलेशन करना। आपका कंप्यूटर एक डिजिटल लैंग्वेज बोलता है, लेकिन आपके घर से बाहर डेटा ले जाने वाली ज़्यादातर लाइंस, जैसे टेलीफोन लाइंस या केबल, एक एनालॉग लैंग्वेज बोलती हैं। मोडेम इन दोनों के बीच अनुवाद करता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है डेटा बाहर भेजने के लिए, और एनालॉग को वापस डिजिटल में बदलता है डेटा रिसीव करने के लिए। अब जब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो चलिए देखते हैं कि उन्हें जोड़ा कैसे जाता है। नेटवर्क्स एक ही साइज के नहीं होते। उन्हें उनके ज्योग्राफिकल एरिया यानी वो कितना इलाका कवर करते हैं उसके आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। सबसे छोटा स्केल है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। यह आपके घर का वाईफाई या आपके ऑफिस का नेटवर्क है। इससे एक कदम ऊपर जाएं तो आपको मिलता है मैन, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक शहर में यूनिवर्सिटी की कई बिल्डिंग्स को जोड़ सकता है। और सबसे बड़ा वो है वैन, एक वाइड एरिया नेटवर्क जो देशों तक फैल सकता है। इंटरनेट खुद वैन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये कंपैरिजन बहुत अहम है। इसके ट्रेड ऑफ्स पर ध्यान दें। एक लैन बहुत तेज होता है और इसे सेटअप करना सस्ता होता है, लेकिन ये छोटा होता है। एक वैन पूरी दुनिया को कवर कर सकता है, लेकिन उसकी स्पीड आमतौर पर कम होती है और लागत बहुत ज़्यादा। ये हमेशा स्केल, स्पीड और कॉस्ट के बीच एक बैलेंस होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नेटवर्क क्या है, वो किस चीज़ से बना है और उसके अलग अलग साइज़ क्या हैं। लेकिन एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को आखिर अरेंज कैसे किया जाता है? उस अरेंजमेंट या लेआउट को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ये नेटवर्क का ब्लूप्रिंट होता है। और यही वो बुनियादी डिज़ाइन का सवाल है जिसका जवाब टोपोलॉजी देती है। क्या आप उन सबको एक लाइन में जोड़ेंगे, एक सर्कल में, या सबको एक सेंट्रल पॉइंट से? हर डिज़ाइन की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। आजकल आपको जो सबसे आम डिजाइन दिखेगा वो है स्टार टोपोलॉजी। इसमें सब कुछ एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़ता है, जैसे आपके घर का वाईफाई राउटर। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर एक कंप्यूटर की केबल खराब हो जाए तो बाकी सब ऑनलाइन रहते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी, अगर वो सेंट्रल स्विच या हब बंद हो गया तो पूरा नेटवर्क उसके साथ ही बंद हो जाता है। एक पुराना डिज़ाइन है बस टोपोलॉजी। इसे ऐसे सोचिए कि एक लंबी केबल है जिसे बस कहते हैं, और सारे डिवाइसेस उससे जुड़े हुए हैं। ये बहुत सरल और सस्ता है, लेकिन नाजुक भी। उस मेन केबल में कहीं भी एक ब्रेक पूरे नेटवर्क को रोक सकता है। और दूसरी तरफ आपके पास है मैश टोपोलॉजी। ये डिज़ाइन सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी के लिए है। इसमें हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से सीधे जुड़ा होता है। डेटा के ट्रैवल करने के लिए कई रास्ते होते हैं, इसलिए एक फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नुकसान, इतनी सारी वायरिंग की लागत और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे पास ये अलग अलग डिज़ाइंस और अलग अलग स्केल के नेटवर्क्स हैं, लैन से लेकर वैन्स तक। लेकिन क्या होता है जब आप इन सबको आपस में जोड़ देते हैं? आपको मिलता है सबसे बड़ा वैन, इंटरनेट। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट कोई एक चीज़ नहीं है। ये नेटवर्क्स का नेटवर्क है जो सब एक ही डिजिटल भाषा यानी प्रोटोकॉल, जिसे TCP/IP कहते हैं, बोलने के लिए राजी होते हैं, ताकि वो पूरी दुनिया में आसानी से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। इस ग्लोबल नेटवर्क को काम करने के लिए हर जुड़े हुए डिवाइस को एक एड्रेस की जरूरत होती है। ये है IP एड्रेस, नंबर्स की एक यूनिक स्ट्रिंग। लेकिन ऐसे नंबर्स को याद नहीं रख सकता, इसलिए हम डोमेन नेम सिस्टम
या डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं। डीएनएस इंटरनेट की फ़ोन बुक है। ये आपके टाइप किए गए आसान नाम जैसे www.google.com को उस असल आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है जिसकी कंप्यूटर को ज़रूरत होती है। अब इस पजल के आखिरी टुकड़े की बारी है। हमने सारे कंपोनेंट्स देख लिए हैं। चलिए इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और उस अद्भुत सफ़र को ट्रेस करते हैं जो हर बार होता है जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं या कोई वेब एड्रेस टाइप करते हैं। और ये पूरा सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो जाता है। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आईपी एड्रेस पूछता है। अगर आईएसपी के पास वो सेव नहीं है तो रिक्वेस्ट ऊपर चेन में दुनिया के मेन रूट सर्वर्स में से एक के पास जाती है। अब उस रूट सर्वर को भी असल एड्रेस नहीं पता होता, लेकिन उसे पता है कि आगे किसे पूछना है। वो रिक्वेस्ट को टॉप लेवल डोमेन सर्वर की तरफ भेजता है जो सारे .com एड्रेसेस को हैंडल करता है, मिसाल के तौर पर। फिर वो टीएलडी सर्वर आखिरी मंजिल की तरफ इशारा करता है, उस डोमेन का खास नेम सर्वर जिसके पास आखिर में असल आईपी एड्रेस होता है। वो एड्रेस पूरा रास्ता वापस आपके ब्राउजर तक भेजा जाता है और सिर्फ तभी आपका कंप्यूटर कनेक्ट कर पाता है। ये एक कमाल का हायरार्किकल सिस्टम है। सभी को वेलकम। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। आप जानते हैं कि कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक कितना ज़रूरी है, इसलिए हम हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में पूरी क्लैरिटी के साथ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इंटरनेट के बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से, फिर देखेंगे कि हम इसे एक्सेस कैसे करते हैं। उसके बाद कुछ ज़रूरी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे और आखिर में इंटरनेट पर चलने वाली कोर सर्विसेज की बात करेंगे। एकदम लॉजिकल तरीके से हम इसे ग्राउंड अप बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन इंटरनेट के फाउंडेशन के बारे में है, यानी इसकी बुनियाद क्या है। और इसकी शुरुआत हम सबसे बुनियादी सवाल से करेंगे। हम दिन में न जाने कितनी बार इंटरनेट लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि टेक्निकली इसका मतलब क्या है? ये पूरी दुनिया में फैला हुआ सिस्टम आखिर बना कैसे? इस सवाल का जवाब आगे की हर चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंटरनेट कोई एक चीज़ नहीं है। ये असल में दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक जाल है जो आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। अब सोचिए, इतने अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? वही रूल्स हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट, जिसे हम आमतौर पे TCP/IP के नाम से जानते हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये सब बना कैसे। ये एक रात में नहीं बन गया। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में एक यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट से जिसका नाम था ARPANET। इसे एक मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क के तौर पर डिज़ाइन किया गया था, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 1983 जब TCP/IP को स्टैंडर्डाइज किया गया, जिसने अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जुड़ने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज दे दी। और फिर आम लोगों के लिए जो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आई 1991 में जब टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, जिसने इंटरनेट को एक यूज़र फ्रेंडली चेहरा दिया। लेकिन सवाल यह है कि ये अरबों डिवाइसेस आखिर इस कॉमन लैंग्वेज में बात कैसे करते हैं? इसका राज TCP/IP के दो हिस्सों में छुपा है। इन्हें एक टीम की तरह समझिए। पहला है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक रिलायबल मैनेजर की तरह है। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि डेटा सही तरीके से बिना किसी गलती के भेजा और रिसीव किया जाए। फिर आता है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। इसकी जिम्मेदारी एड्रेसिंग और राउटिंग की है, मतलब आपके डेटा को बिल्कुल सही पते पर पहुंचाना। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही शानदार है। सोच के देखिए, आपको एक बड़ी सी किताब पोस्ट करनी है। उसे एक बड़े डब्बे में भेजने के बजाय TCP पहले उस किताब को हजारों छोटे छोटे लिफाफों में तोड़ देता है। इन्हें पैकेट्स कहते हैं। फिर IP हर एक लिफाफे पर डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखता है। इसके बाद ये सारे पैकेट्स नेटवर्क पर अलग अलग रास्तों से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब ये सब अपनी जगह पहुंच जाते हैं तब TCP एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है और उन सभी पैकेट्स को बिल्कुल सही ऑर्डर में जोड़कर वापस ओरिजिनल किताब बना देता है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंटरनेट के हाईवेज को समझ लिया है। तो अगला लॉजिकल सवाल यह है कि हम यानी यूजर्स इन हाईवेज पर आते कैसे हैं और इन पर मौजूद सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कैसे करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंटरनेट जो है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सारी केबल्स, राउटर्स, सर्वर्स, इसे आप एक देश के पूरे रोड नेटवर्क की तरह समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड वेब या WWW एक सर्विस है जो इंटरनेट के ऊपर चलती है। ये उन सारी वेबसाइट्स और डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है। तो अगर इंटरनेट सड़कें हैं तो वेब उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ, घर और दुकानें हैं। ये दोनों एक चीज़ नहीं है।
अब वर्ल्ड वाइड वेब पर घूमने के लिए आपको एक खास गाड़ी की जरूरत पड़ती है, और वो गाड़ी है आपका वेब ब्राउजर। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज, जो वेब सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजता है, वहां से कंटेंट जैसे कि वेब पेजेस हासिल करता है और फिर उसे आपकी स्क्रीन पर दिखाता है। सच कहूं तो ये डिजिटल दुनिया में आपकी खिड़की है। लेकिन जहां अरबों वेबसाइट्स मौजूद हों, वहां आप कोई चीज ढूंढेंगे कैसे? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ऐसी लाइब्रेरी में जाना जहां अरबों किताबें हैं, लेकिन कोई लिस्ट या कैटलॉग नहीं है। यहीं पर सर्च इंजन काम आता है। गूगल और बिंग जैसे टूल्स लगातार वेब को क्रॉल करते रहते हैं, यानी पेजेस को पढ़ते हैं और एक बहुत बड़ा सर्चेबल इंडेक्स बनाते हैं। जब आप कुछ सर्च करते हैं तो वो रियल टाइम में पूरे इंटरनेट को सर्च नहीं करते, बल्कि अपने उस तेज तर्रार इंडेक्स को सर्च करके आपको पलक झपकते ही सबसे रेलेवेंट रिजल्ट्स दे देते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से मास्टर करने के लिए, खासकर आपके एग्जाम्स के लिए, आपको वेब की जुबान आनी चाहिए। तो चलिए अब कुछ सबसे जरूरी टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। ये जो टर्म्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपके ऑनलाइन एक्सपीरियंस के एब्सोल्यूट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हो सकता है आपको ये फेमिलियर लगे, लेकिन इनकी सटीक टेक्निकल डेफिनेशंस को समझना बेहद जरूरी है। चलिए सबसे बुनियादी रिश्ते से शुरू करते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक किताब की मिसाल लेना। एक वेबसाइट पूरी किताब की तरह है। ये एक ही टाइटल या डोमेन नेम के अंडर आने वाले रिलेटेड पेजेस का कलेक्शन है। तो फिर एक वेब पेज उस किताब के अंदर का एक पन्ना है, और वो पहला पन्ना जिस पर आप आमतौर पर आते हैं, यानी कवर पेज, उसे होम पेज कहते हैं। तो इस विशाल ग्लोबल लाइब्रेरी के हर पन्ने का एक यूनिक एड्रेस होता है। उसी एड्रेस को कहते हैं URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका एक साफ स्ट्रक्चर होता है। पहला हिस्सा HTTP प्रोटोकॉल है। ये ब्राउजर को बताता है कि सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करना है। www.example.com डोमेन नेम है। ये उस वेबसाइट का यूनिक एड्रेस है। और उसके बाद जो कुछ भी है वो पाथ कहलाता है, जो उस वेबसाइट के फोल्डर्स के अंदर रखी हुई किसी खास फाइल या पेज की तरफ इशारा करता है। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात समझिए। कंप्यूटर्स असल में google.com जैसे नाम इस्तेमाल नहीं करते। वो आपस में बात करने के लिए न्यूमेरिकल लेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें IP एड्रेसेस कहते हैं। लेकिन हम इंसानों के लिए हर वेबसाइट के लंबे लंबे नंबर याद रखना नामुमकिन है। इसीलिए हम आसानी से याद होने वाले डोमेन नेम्स का इस्तेमाल करते हैं, और इन दोनों को जोड़ने का जो जादू है वो करता है डोमेन नेम सिस्टम या DNS। DNS इंटरनेट की फ़ोन बुक की तरह काम करता है। जब आप ब्राउज़र में एक डोमेन नेम टाइप करते हैं तो DNS उसे देखता है और उसे उसके करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है, जिसे कंप्यूटर्स असल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरफेस और लैंग्वेज को कवर कर लिया है। अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सी प्राइमरी सर्विसेज या पावरफुल एप्लीकेशंस हैं जो असल में इंटरनेट पर चलती हैं और जिन्होंने हमारी दुनिया बदल दी है। ये कुछ ऐसी बुनियादी सर्विसेज हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन, कॉमर्स और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में पूरी तरह से इनकलाब ला दिया है। इनमें से हर एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए कुछ सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज को थोड़ा गौर से देखते हैं। ईमेल सबसे पुरानी और आज भी सबसे ज़रूरी इंटरनेट सर्विसेज में से एक है। ये डिजिटल मैसेजेस को एक्सचेंज करने का एक सिस्टम है और ये अपने कुछ खास प्रोटोकॉल्स पर चलता है। मेल भेजने के लिए ये SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, और मेल रिसीव करने और अपने इनबॉक्स को मैनेज करने के लिए ये POP3 या फिर मॉडर्न IMAP जैसे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है। और ये स्लाइड दो पुराने लेकिन आज भी रेलेवेंट प्रोटोकॉल्स के बीच के फर्क को खूबी से बताती है। पहला है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम सिर्फ फाइल्स को मूव करना है। इसका मकसद कंप्यूटर्स के बीच डेटा अपलोड और डाउनलोड करना है। वहीं दूसरी तरफ है टेलनेट। इसका काम रिमोट कंट्रोल से है। ये आपको दूर बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करके उसे कमांड लाइन से कंट्रोल करने की सुविधा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उसके सामने बैठे हों। एक फाइल्स मूव करता है, दूसरा मशीन को दूर से चलाता है। इन सभी बुनियादी सर्विसेज के ऊपर बनी हैं वो मॉडर्न एप्लीकेशंस जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। इनमें शामिल हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रियल टाइम आमने सामने बात करने के लिए, ई-कॉमर्स जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल दिया है, और हाँ, इंस्टेंट चैटिंग ऐप्स जो हमारे टेक्स्ट कम्युनिकेशन का सबसे आम जरिया बन वेब, जिसे हम www कहते हैं, उस हार्डवेयर के ऊपर चलने वाला एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ये उन तमाम वेबसाइट्स और वेब पेजेस का मजमुआ है जिसे हम एक्सेस करते हैं। अगर इंटरनेट पूरे मुल्क का रोड नेटवर्क है तो वेब उस पर चलने वाली गाड़ियां हैं जिनमें इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। तो ये वेब काम कैसे करता है?
इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले आप अपने वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम या फायरफॉक्स में एक वेबसाइट का नाम डालते हैं। आपकी ये रिक्वेस्ट एक वेब सर्वर तक जाती है। ये वो पावरफुल कंप्यूटर है जहां उस वेबसाइट की सारी फाइल्स रखी हुई हैं। सर्वर उस वेबसाइट का वो खास वेब पेज जो आमतौर पर HTML में लिखा होता है, उसे ढूंढकर आपके ब्राउज़र को वापस भेज देता है। हर वेब पेज का, हर रिसोर्स का इंटरनेट पर एक मुनफरिद, एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। एक URL के आमतौर पर 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है प्रोटोकॉल, जैसे HTTP या HTTPS, जो बताता है कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा। दूसरा है डोमेन नेम, जैसे google.com, जो सर्वर की पहचान है। और तीसरा है पाथ, जो सर्वर पर उस स्पेसिफिक फाइल का लोकेशन बताता है। 2 और ज़रूरी टर्म्स हैं, HTTP और HTML। इसे ऐसे सोचिए, HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वो वेटर है जो आपके ब्राउज़र और सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट लेता है और डेटा डिलीवर करता है। और HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वो ज़बान है जिसमें वेब पेज लिखा जाता है ताकि आपके सामने टेक्स्ट, इमेजेस और लिंक्स सही जगह पर नजर आएं। तो HTTP डेटा ट्रांसफ़र करता है और HTML डेटा को स्ट्रक्चर करता है। जैसा मैंने कहा, इंटरनेट सिर्फ वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। ये एक बुनियाद है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पर कई तरह की सर्विसेज चलती हैं। चलिए अब कुछ ऐसी ही अहम सर्विसेज पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे पुरानी सर्विसेज में से एक है ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक तरीका है जिससे लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके एक दूसरे को डिजिटल पैगाम भेज सकते हैं। ये इंटरनेट की शुरुआती किलर एप्लीकेशंस में से एक थी जिसने इसकी मकबूलियत को बहुत बढ़ाया। ईमेल भेजने के पीछे भी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। जब आप सेंड बटन दबाते हैं तो आपका ईमेल SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके भेजा जाता है। SMTP का मतलब ही है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ईमेल भेजता है और जब आपके दोस्त का ईमेल क्लाइंट उस ईमेल को अपने सर्वर से हासिल करता है तो वो POP3 या IMAP जैसे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है। तो एग्जाम के लिए बस इतना याद रखें, SMTP भेजता है और POP/IMAP रिसीव करता है। अगला सर्विस है FTP या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह है, इस प्रोटोकॉल का बुनियादी काम क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है। जब आप किसी वेबसाइट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या अपनी वेबसाइट पर फाइल्स अपलोड करते हैं तो अक्सर उसके पीछे FTP काम कर रहा होता है। टेलनेट एक बहुत पुराना प्रोटोकॉल है। ये आपको एक कमांड लाइन इंटरफेस मुहैया करता है जिससे आप दूर बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उसके सामने बैठे हों। इसे रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। हाँ, आजकल सिक्योरिटी की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है और इसकी जगह SSH जैसे ज़्यादा महफूज प्रोटोकॉल्स ने ले ली है। चलिए अब हम आखिरी सेक्शन में हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स को आसानी से समझेंगे जो एग्जाम के नुक्ते नज़र से बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनी है जो आपको और हमें इंटरनेट का एक्सेस देती है, जैसे कि जियो, एयरटेल या BSNL। बिना ISP के हम इंटरनेट से जुड़ ही नहीं सकते। ये हमारे और ग्लोबल इंटरनेट के बीच में एक दरवाजे, एक गेटवे का काम करती है। अब ये 2 टर्म्स हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। देखिए, इंट्रानेट एक कंपनी का अपना निजी प्राइवेट नेटवर्क होता है जो सिर्फ उसके एम्प्लॉयज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंटरनेट की ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बाहर की दुनिया के लिए बंद होता है। दूसरी तरफ एक्स्ट्रानेट उसी कंपनी के इंट्रानेट का वो हिस्सा है जिस पर वो अपने कुछ खास पार्टनर्स, वेंडर्स या कस्टमर्स को कंट्रोल्ड एक्सेस देती है। तो याद रखिए, इंट्रानेट पूरी तरह से इंटरनल है, जबकि एक्स्ट्रानेट थोड़ा सा एक्सटर्नल एक्सेस देता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से शुरू होकर इंटरनेट हमारी दुनिया का एक नागुज़ीर हिस्सा बन गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसलिए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जा रही हूँ। जिस तरह ईमेल और वेब ने सब कुछ बदल दिया, आपके ख्याल में अगली बुनियादी सर्विस कौन सी होगी जो हमारी डिजिटल दुनिया को एक नया रूप देगी? इस पर ज़रूर सोचिए। अगले एक्सप्लेनर में मुलाकात होगी। शुक्रिया। आप अभी ये सेशन ऑनलाइन देख रहे हैं, है ना? हो सकता है इससे जस्ट पहले आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट की हो या शायद किसी दोस्त को मैसेज भेजा हो। सोचो, आपके हर एक क्लिक के पीछे, हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छुपा है। क्या आपका डेटा महफूज है? देखिए, हमारी जो डिजिटल लाइफ है ना, वो एक शीशे के घर की तरह है। इस सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि इस घर को पत्थरों से यानी डिजिटल खतरों से कैसे बचाना है।
तो चलिए शुरू करते हैं और कंप्यूटर सिक्योरिटी की दुनिया में गहराई से चलते हैं। अच्छा, तो इस पूरे सफ़र को हम 6 स्टेजेस में यानी 6 मरहलों में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम बुनियाद से शुरू करेंगे, ये समझेंगे कि आखिर हम हिफाजत किस चीज़ की कर रहे हैं। फिर हम दुश्मन के हथियारों को पहचानेंगे यानी मैलवेयर को। उसके बाद हम उनके हमले करने के तरीकों को, उनकी स्ट्रैटेजीज को डिकोड करेंगे। चौथे स्टेज में हम अपनी ढाल बनाएंगे यानी डिफेंसेस तैयार करेंगे। फिर डेटा को लॉक करने का जो फन है यानी क्रिप्टोग्राफी, उसको सीखेंगे। और बिल्कुल आखिर में इस डिजिटल जंग के जो कानूनी दायरे हैं उनको समझेंगे। तो चलिए पहले मरहले से शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा पहला सेक्शन, फाउंडेशंस ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, किसी भी जंग में उतरने से पहले उस मैदान को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम आखिर प्रोटेक्ट क्या कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं, यही बुनियाद है। स्क्रीन पर जो डेफिनेशन है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी का पूरा निचोड़ है। इसमें 3 बहुत अहम चीज़ें हैं। पहला है हार्डवेयर, यानी आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, वो फिजिकल जिस्म जिसके बिना डिजिटल रूह का कोई वजूद ही नहीं। दूसरा है सॉफ्टवेयर, वो सारे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस जो इस हार्डवेयर को जान देते हैं। और तीसरा और सबसे कीमती है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा, आपकी फ़ोटोज़, आपके बैंक डिटेल्स, यानी आपकी पूरी डिजिटल शनाख्त। कंप्यूटर सिक्योरिटी बस इन्हीं 3 चीज़ों की हिफाजत का नाम है, चोरी से, नुकसान से और किसी भी किस्म की रुकावट से। अच्छा, अब हम देखते हैं दुश्मन के ज़ख़ीरे को, उनके हथियारों को। द आर्सेनल ऑफ मैलवेयर। मैलवेयर का मतलब है मलिशियस सॉफ्टवेयर। ये वो डिजिटल हथियार हैं जिनको अटैकर्स आपके सिस्टम में घुसने, आपका डेटा चुराने या सब कुछ तबाह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए इन डिजिटल घुसपैठियों से मिलते हैं। तो सबसे आम मैलवेयर हैं वायरस और वॉर्म। देखें, इनके बीच एक बहुत बुनियादी फ़र्क है जिसे समझना एग्जाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। एक वायरस को फैलने के लिए एक होस्ट यानी एक सहारे की ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह है जो किसी फाइल जैसे कोई गाना या PDF से चिपक जाता है। जब तक आप उस फाइल को क्लिक नहीं करते, ये सुस्त पड़ा रहता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक वॉर्म आज़ाद है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब अपनी कॉपीज़ खुद ब खुद बनाता है और नेटवर्क पर जैसे इंटरनेट या वाईफाई पर अपने आप ही फैलता जाता है। इसे फैलने के लिए आपके क्लिक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हमारा अगला हथियार है ट्रोजन हॉर्स। ये नाम एक बहुत पुरानी तारीखी कहानी से लिया गया है। ये आपको एक बहुत काम का सॉफ्टवेयर लगेगा। हो सकता है कोई फ्री फोटो एडिटर हो या कोई गेम। आप खुशी खुशी उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, मगर पर्दे के पीछे उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक पेलोड छुपा होता है, एक डिस्ट्रक्टिव कोड जो चुपके से एक्टिवेट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने एक मेहमान को अंदर बुलाया और उसने घर के पिछले दरवाजे की चाबी चोर के लिए बना दी। यही बैकडोर होता है जो अटैकर को आपके सिस्टम का पूरा अनऑथराइज्ड एक्सेस दे देता है। इन दोनों को ऐसे समझिए, स्पाईवेयर एक डिजिटल जासूस है। इसका बस एक ही मकसद है, चुपके से आप पर नज़र रखना, आपके पासवर्ड्स, आपके मैसेजेस, आपकी हर ऑनलाइन हरकत को रिकॉर्ड करना। इसका असल मकसद है चोरी। वहीं दूसरी तरफ एडवेयर एक परेशान करने वाला सेल्समैन है। इसका काम है आपको ज़बरदस्ती के पॉपअप्स और एड्स दिखाना ताकि आपके काम में खलल पड़े। तो एक चोर है और दूसरा शोर है। तो अब जब हमने हथियारों को समझ लिया है, तो अब बात करते हैं उन टैक्टिक्स की, उन चालों की जो अटैकर्स इन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए अपनाते हैं। ये है हमारा तीसरा सेक्शन, एनाटॉमी ऑफ डिजिटल अटैक्स। सबसे आम और सबसे खतरनाक टैक्टिक है फिशिंग। ये एक टेक्निकल अटैक से कहीं ज़्यादा एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। अब सोशल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है टेक्नोलॉजी को नहीं, इंसान को हैक करना, यानी आपके डर, आपके लालच या आपके भरोसे का फ़ायदा उठाना। अटैकर्स आपको धोखे से भरे ईमेल्स भेजते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, जैसे कि आपके बैंक से आए हों या किसी डिलीवरी सर्विस से। उनका एक ही मकसद होता है, आपकी पर्सनल डेटा जैसे पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड नंबर्स को हासिल करना। जरा एक लाइन को देखिए, इसमें पूरी साइकोलॉजी छुपी है। योर पासवर्ड हैज एक्सपायर्ड, ये सुनकर एक डर पैदा होता है। क्लिक हियर टू अपडेट नाउ, ये एक अर्जेंसी क्रिएट करता है, एक जल्दी मचाता है। हमारा दिमाग नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है, और इस झूठी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जल्दी में हम लॉजिक को साइड में रख देते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं अकाउंट बंद ना हो जाए और फौरन उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, और बस एक क्लिक और गेम ओवर, आपकी सारी डिटेल्स अटैकर के पास चली जाती हैं। हमने खतरों को और हमलों के तरीकों को काफ़ी गहराई से समझ लिया है, तो अब वक्त है सॉल्यूशंस पर, हिफाजत पर बात करने का। हमारा चौथा सेक्शन है कंस्ट्रक्टिंग द डिजिटल शील्ड। यहाँ हम अपनी हिफाजत के लिए ढाल बनाएंगे। देखिए, हिफाजत की जो पहली दीवार है वो है फायरवॉल। इसे आप अपने डिजिटल किले का दरबान समझ सकते हैं। इसका काम है आपके नेटवर्क पर आने वाले और जाने वाले सारे डेटा ट्रैफिक की निगरानी करना।
इसके पास पहले से तयशुदा सिक्योरिटी रूल्स होते हैं और उन्हीं के मुताबिक ये फैसला करता है कि कौन सा डेटा ट्रैफिक महफूज है और अंदर आ सकता है और कौन सा मशकूक है जिसे बाहर ही रोकना है। ये आपके पर्सनल नेटवर्क और बाहर के अनजान इंटरनेट के बीच एक बहुत ज़रूरी बैरियर है। फायरवॉल के बाद सिस्टम के अंदर का जो मुहाफिज है वो है एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। ये दो खास तरीकों से जासूसी करता है। पहला तरीका है सिग्नेचर बेस्ड एनालिसिस। ये पहले से पकड़े गए चोरों यानी नॉन वायरसेस की एक फोटो एल्बम रखता है और हर आने वाली फाइल को उससे मैच करता है। अगर मैच मिल गया तो मतलब खतरा है। दूसरा और ज्यादा स्मार्ट तरीका है ह्यूरिस्टिक एनालिसिस। यहाँ ये फाइल की शक्ल नहीं देखता बल्कि उसकी हरकत देखता है। क्या ये फाइल कोई अजीब बिहेव कर रही है? क्या ये चुपके से दूसरी फाइल्स को बदलने की कोशिश कर रही है? इसके बर्ताव की बुनियाद पर ये नए अनजान खतरों को भी पकड़ सकता है। और जब कोई इन्फेक्टेड फाइल मिलती है तो ये उसे क्वारंटीन कर लेता है, यानी एक तरह से कैद कर लेता है। चलिए अब हम डिफेंस की अगली और ज्यादा एडवांस्ड लेयर पर चलते हैं। ये है हमारा 5वां सेक्शन, क्रिप्टोग्राफी एंड ऑथेंटिकेशन। यहाँ हम ये देखेंगे कि डेटा को कैसे महफूज बनाया जाता है और यूजर की शनाख्त को कैसे वेरीफाई किया जाता है। इसका जो सबसे बुनियादी टूल है वो है इनक्रिप्शन। आसान लफ्जों में इनक्रिप्शन डेटा को एक सीक्रेट लैंग्वेज में बदलने का तरीका है। फर्ज करें आपका मैसेज है प्लेन टेक्स्ट यानी रीडेबल फॉर्मेट में है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। इनक्रिप्शन उस पर एक जादुई ताले जैसा है जो उसे साइफर टेक्स्ट बना देता है, एक ऐसी भाषा जिसे सिर्फ वही शख्स पढ़ सकता है जिसके पास उसकी सही चाबी हो। इसका मकसद डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी यानी उसकी राजदारी को यकीनी बनाना है। ये प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले आपके पास होता है प्लेन टेक्स्ट, फिर उस पर एक एन्क्रिप्शन की जो कि एक यूनिक पासवर्ड जैसी होती है अप्लाई की जाती है। ये की डेटा को स्क्रैम्बल कर देती है, उसे उलझा देती है और साइफर टेक्स्ट में बदल देती है जो बेमानी लफ्ज़ों का एक मजमुआ लगता है। अब इस डेटा को वापस पढ़ने लायक बनाने के लिए एक डिक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पूरे सिस्टम की जो ताकत है वो इस की हिफाजत में ही है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन का मतलब है ये साबित करना कि आप वही हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं। इसके 3 बुनियादी फैक्टर्स होते हैं। पहला है नॉलेज फैक्टर, समथिंग यू नो, यानी ऐसी चीज़ जो सिर्फ आपको पता है, जैसे आपका पासवर्ड या पिन। दूसरा है पोजेशन फैक्टर, समथिंग यू हैव, यानी ऐसी चीज़ जो आपके पास है, जैसे आपके फ़ोन पर आने वाला OTP या आपका ATM कार्ड। और तीसरा है इनहेरेंस फैक्टर, समथिंग यू आर, यानी आपकी बॉडी का कोई पार्ट, जैसे आपका फिंगरप्रिंट या फेस ID। जब आप इनमें से कोई 2 या तीनों फैक्टर्स को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA, जो आज के दौर में सबसे मजबूत सिक्योरिटी मानी जाती है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम इन सब टेक्निकल चीज़ों का हकीकी दुनिया पर क्या असर होता है और इसका कानूनी ढांचा क्या है उसको समझेंगे। साइबर क्राइम एंड लीगल फ्रेमवर्क्स। तो साइबर क्राइम आखिर है क्या? ये कोई भी ऐसा जुर्म है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क या कोई भी नेटवर्क डिवाइस शामिल हो। देखिए, इसमें 2 सूरतें हो सकती हैं। या तो कंप्यूटर जुर्म करने का हथियार बना, जैसे फिशिंग ईमेल भेजने के लिए, या फिर कंप्यूटर खुद जुर्म का निशाना बना, जैसे किसी के सिस्टम को हैक करना। जितने भी थ्रेट्स और अटैक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं वो सब साइबर क्राइम के दायरे में ही आते हैं। इंडिया में इस डिजिटल मैदान के कानून दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दर्ज हैं। ये एक्ट डिजिटल दस्तावेजों और सिग्नेचर्स को कानूनी हैसियत देता है। सबसे अहम बात यह है कि ये अलग अलग साइबर क्राइम्स को डिफाइन करता है और उनके लिए सजा तय करता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपका पासवर्ड चुराकर आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक करता है यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करता है, तो सेक्शन 66 के तहत उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यही कानून है जो डिजिटल दुनिया में रूल्स सेट करता है और उन्हें तोड़ने के नतीजे तय करता है।